नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हितेंद्र और आप देख रहे हैं परिष्कार वर्ल्ड। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण विषय है वन्य जीव और अभयारण्य। बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, आरएएस की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पटवार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, टीचर एग्जामिनेशंस की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सेकंड ग्रेड में पूछा जाता है, रीट लेवल 2 में भारत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेकिन राजस्थान चूंकि भारत का अंग है तो एग्जामिनर स्वतंत्र है, वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। रीट लेवल 1 में भी ये सीधा सीधा सिलेबस में मौजूद है, कांस्टेबल में मौजूद है। दोस्तों, छोटे से लेकर के बड़े स्तर की जितनी परीक्षाएं हैं वहां ये वन्य जीव और अभयारण्य यहां से प्रश्न पूछे जाते रहे, सिलेबस में इसकी मौजूदगी है। आप बने रहिए हमारे साथ में। देखिए, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम विधिवत इसको शुरू कर रहे हैं कंटेंट को। ये बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग। नेमाराम जी स्वामी हैं, मोनिका सहारन जी हैं, कृष्ण मुरारी प्रजापत हैं, अनुज कुमावत हैं, आप सभी को नमस्कार। ओम प्रकाश बराला हैं, नमस्ते। जेके एजुकेशन, आपको भी नमस्कार। बहुत सारे साथी हैं जुड़ रहे हैं। गुड इवनिंग। माही देवरा, शकील अहमद, अनुज कुमावत, आप सभी को नमस्कार। सुरेश मेघवाल, और आपसे गुजारिश है आप अपने मित्रों को आमंत्रित करें। हम सब लाइव जुड़ने वाले हैं, बहुत अच्छा मजा आने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत इंटरेक्टिव तरीके से हम इस चैप्टर को समझने वाले हैं। आमतौर पे हम लोग इस तरह के प्रकरणों को रटते हैं, अपने दिमाग पर जोर डालते हैं, लेकिन हम खेल खेल में इसको सीखने की कोशिश करेंगे और आप देखेंगे फटाफट हम लोग इसको तैयार करेंगे। और जितनी इसमें पेचीदगियां थी, जितनी परेशानियां थी, वो परेशानियां आज के बाद दूर होंगी इसमें। ये देखिए, बहुत सारे साथी फिर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आप सभी को नमस्कार। संजय बरांडा हैं, महेश हैं, तूफानी जी हैं, पंकज हैं, अशोक जी हैं, विजेंद्र हैं, आप सभी को नमस्कार। जयराम हैं, संजय हैं, रामस्वरूप जी हैं। चलिए दोस्तों, आपको धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया और आप लोग लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। दोस्तों, ये जो प्रकरण है वन्य जीव अभयारण्य, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, वर्ल्ड वाइड लेवल पे यदि हम बात करें, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों हो पाया और सिलेबस की दृष्टि से सिलेबस में इसको जगह क्यों दी गई। आमतौर पे ये जानवरों का विषय है, प्राणियों का विषय है, इतना फोकस क्यों, ये इतने सारे राष्ट्रीय उद्यान क्यों, इतनी सारी परियोजनाएं क्यों, ये करोड़ों अरबों रुपया खर्च करने की क्या आवश्यकता है। दोस्तों, पृथ्वी एक इकाई है। आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जलवायु संकटों का हमें सामना करना पड़ रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र बड़ा संकट में है, पर्यावरण अशुद्ध हो चुका है, हम देख रहे हैं ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ये जो वर्ल्ड वाइड संकट को हम लोग जो फेस कर रहे हैं, उसके पीछे मानव की अविवेचित सोच रही है। भारत इस विषय में काफी अग्रणी रहा। जब यूरोप और अमेरिका पिछड़ी अवस्था में थे, बिल्कुल मैं यूं कहूं कि जंगली अवस्था में थे, उस समय हमारे पुरखों ने आज से हजारों वर्ष पूर्व वसुधैव कुटुंबकम दिया, वसुधैव कुटुंबकम। और उसका सीधा साधा मतलब ये नहीं था कि 6वीं 7वीं की कक्षाओं में हमने सिर्फ एक जवाब लिखा कि पूरी पृथ्वी या पूरा विश्व मेरा परिवार है। दोस्तों, उसकी एक व्यापक अवधारणा है, परिष्कार की एक दृष्टि है। वसुधैव कुटुंबकम, जिस शिद्दत के साथ, जिस मनोविज्ञान के साथ, जिस दूरदर्शिता के दूरदृष्टि के साथ में हमारे पुरखों ने, मनीषियों ने इस सिद्धांत को लागू किया, इस विचार को फैलाया, इस मनोविज्ञान को फैलाने की कोशिश की, उसके पीछे सिर्फ मकसद इतना सा नहीं था कि परीक्षा में हम उसकी 2 शब्दों की या 2 लाइनों की व्याख्या कर सकें। दोस्तों, वसुधैव कुटुंबकम एक वाइडर कॉन्सेप्ट में समझने की जरूरत है। बहुत बड़ी अवधारणा है, एक बड़ी व्यापक अवधारणा है। आज भले ही यूरोप और अमेरिका जैसे उन्नत देश, विकसित देश भारत को इस बात का श्रेय ना दें, लेकिन हमने तो हजारों वर्ष पूर्व वसुधैव कुटुंबकम कहा, जिसका मतलब था ये नदियां, वो झरने, ये मिट्टी, ये चींटी, वो सुअर जिसको बहुत नकारात्मक नजरों से हम लोग देखते हैं, वो भी, वो कौवा, वो गिद्ध, ये पूरी पृथ्वी और इसके प्राणी जात, वनस्पति जात, जो जो इसके जैविक अजैविक घटक हैं, वो सब मेरा परिवार है। और मानव होने के निमित्त, चूंकि मैं विवेकशील प्राणी हूं, विवेचित प्राणी हूं, मैं बुद्धिमान प्राणी हूं, इस वजह से मेरी ये नैतिक कर्तव्य, मेरी मॉरल ड्यूटी बनती है कि मैं इस पृथ्वी को एक इकाई मानते हुए, समस्त प्राणी जात, वनस्पति जात को पृथ्वी का पुत्र मानते हुए मैं इनके विकास में अपना योगदान दूं, पृथ्वी को एक इकाई मानूं और इसके संरक्षण में, इसकी समृद्धि में अपनी भूमिका निभाऊं। देखिए, हमने इन चीजों को धर्म के साथ जोड़ा। बड़ा कितने दूरदर्शी थे हमारे पुरखे।
हमने धर्म के साथ जोड़ा, पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ा। उनको पता था कि पारिस्थितिकी तंत्र की समृद्धि बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस वजह से हमने कबूतर के लिए दाने का प्रबंध किया, हमने चींटी के लिए दलिए का प्रबंध किया, चिड़िया के लिए हमने परिंदा लगाया, हमने पहली रोटी गाय को दी, अंतिम रोटी हमने श्वान के लिए सुरक्षित रखी, ताकि ये संपूर्ण जैव मंडल सुरक्षित रहे, ये पारिस्थितिकी तंत्र अक्षुण्ण रहे। दोस्तों, ये पारिस्थितिकी तंत्र यदि अक्षुण्ण है तो हमारी पृथ्वी अक्षुण्ण है। लोगों ने इसको जमीन कहा, हमने इसको माता कहा, उन्होंने इसको भोगा, हमने इसको पूजा। ये हमारी कल्चर रही, ये भारत की कल्चर है। आज भले ही विदेशी संस्कृति के लोग, विदेश जो विकसित राष्ट्र हैं, जिनका दुनिया के ऊपर एक तरह से राज कर रहे हैं, वो भले ही भारत को इस बात का श्रेय न दें, भारत को विचारमान ना माने, विचारशील ना माने, लेकिन भारत की अवधारणा को आज मजबूरी में ही सही उन्होंने इसको अपनाया है। आज जीव मंडल नीतियों की स्थापना की जा रही है, आज अभयारण्यों की स्थापना की जा रही है, रामसर कन्वेंशन साइट खोले जा रहे हैं। ये क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि इस पृथ्वी की सुरक्षा, जो सेव अर्थ के नारे लगाए जा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भारत की अवधारणा से ही संभव हो पा रहे हैं। हम कंटेंट को विधिवत शुरू करें। मुझे लगता है कि हम लोग, हाँ, ये राजस्थान के वनों का क्षेत्रफल कितना है? देखिए, दो तरह से है, ये पूछा है ललिता जोशी जी ने, और ये दो तरह से है। एक अभिलेखित वनों की यदि हम बात करें तो 32,737 वर्ग किलोमीटर है, और यदि हम वन क्षेत्र की बात करें, आप हमारे वनों का जो वीडियो है उसको देखें, उसमें हमने इसको अच्छे से विश्लेषित करने की कोशिश की है। वन क्षेत्र की दृष्टि से 24,742 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है, जिसमें घना वन क्षेत्र, मध्यम वन क्षेत्र और खुला वन क्षेत्र शामिल है। चलिए, बने रहिए हमारे साथ में। दोस्तों, हम लोग कंटेंट की विधिवत शुरुआत करें उससे पूर्व मुझे लगता है कि हम राजस्थान के वासी हैं, हम इस मरुधरा के वासी हैं। मुझे लगता है कि हम खेजड़ली की धरती को भी प्रणाम करें। हम प्रातः स्मरणीय अमृता देवी को नमन करते हैं, उनको बहुत आदर के साथ श्रद्धांजलि देते हुए इस प्रकरण की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये हमारे सामाजिक सरोकार हैं जो मानव होने के निमित्त जरूरी हैं। ये परिष्कार की एक दृष्टि भी है, हमारे सामाजिक सरोकार बड़े जरूरी हैं। अब हम परीक्षा की दृष्टि से ये कंटेंट कितना जरूरी है, सिलेबस की दृष्टि से ये कितना जरूरी है, हमारी क्या समझ होनी चाहिए, प्रश्नों की प्रकृति क्या होगी, किस अप्रोच के साथ हम इस कंटेंट को शुरू करें, किस तरह से हम एक समझ बनाएं, उसके लिए हम श्री गणेश करते हैं। कंटेंट में हम प्रवेश करते हैं। देखिए, हम पहले कुछ प्रश्नों की बात करेंगे। 19 प्रश्न हैं, बहुत लंबे होंगे। हम लास्ट में चैप्टर के लास्ट में, जैसे कि हमारी परंपरा है, हम लास्ट में उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे, सोल्व करेंगे आपकी मदद से, बिल्कुल इंटरेक्टिव तरीके से। लेकिन हम पहले 4 या 5 मूलभूत प्रकृति के प्रश्नों को, सिर्फ 19 में से 4 या 5 प्रश्नों को आपके सामने साझा करेंगे। चलिए देखते हैं, और इन प्रश्नों के साथ आपको एक समझ बनानी है, किस तरह से अपने आप को तैयार करेंगे मजबूती के साथ में। भले आप कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हो, भले आप RAS का एग्जाम दे रहे हो, आप प्रण कीजिए कि आज के बाद वन्य जीवों की दृष्टि से, वन्य जीव और अभयारण्यों की दृष्टि से जो प्रश्न होंगे, आप फटाफट उनको सोल्व करेंगे बिना किसी परेशानी के। देखिए, ये कुछ प्रश्न हैं। ये पहला प्रश्न उद्योग निरीक्षक 2018 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है? देखिए, आपको नजर डालनी होगी कि किस राष्ट्रीय उद्यान की, किस अभयारण्य की कोई खास विशेषता है क्या। ये सबसे छोटा की बात की जा रही है। इनको हम बाद में विचार करेंगे, इनके ऊपर पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद में इनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला आपको जो यहां से एक प्रेरणा लेनी है, एक दृष्टि लेनी है, कौन सा अभयारण्य, कौन सा वन्य जीव, क्या खास बात है उसमें, इस दृष्टि से आप लोग विचार करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्न 2, राजस्थान में वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? देखिए, सेकंड ग्रेड के एग्जाम 2010 में यह प्रश्न पूछा गया। आप अभयारण्यों की संख्या को याद करें, बाघ परियोजनाएं कितनी हैं, नेशनल पार्क्स कितने हैं, आपको देखना है कि जैविक उद्यान कितने हैं, जंतुआलय कितने हैं। आप संख्या पर जरूर फोकस करेंगे। चलिए, ये खास प्रश्न सेकंड ग्रेड जीके 2017 में पूछा गया। प्रश्न है, रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्न में से कौन सा अभयारण्य वेटलैंड यानी नम भूमि के रूप में चयनित किया गया है? ये रामसर कन्वेंशन क्या है, थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। इसको अपनी दृष्टि में इसको रखना है, स्मृति में इसको हम रखने की कोशिश करेंगे, एक समझ बनाएंगे ये रामसर कन्वेंशन क्या चीज है। उसके बाद हम कुछ प्रश्नों को और देखेंगे। ये देखिए, प्रश्न संख्या 7 पटवार 2016 में पूछा गया। यहां एक अलग दृष्टि, इस प्रश्न की एक अलग प्रवृत्ति है। देखिए, हम भूगोल पढ़ रहे हैं और भूगोल की दृष्टि से ये कंटेंट हमारे सामने है। प्रश्न क्या है?
देखिए दोस्तों, एक तरफ वन्य जीव अभयारण्यों का नाम है और दूसरी तरफ उससे संबंधित जिले की बात है। अब यहां हम लोग रटते हैं इन चीजों को, ठीक है, कई बार रट करके जवाब दिया जा सकता है। ये 4 अभयारण्य हैं, बंद बारेठा, सीता माता, नाहरगढ़ और फुलवारी की नाल। इनसे संबंधित जिले कौन से हैं, ये आपको सुमेल करना था। ये बात है पटवार 2016 की। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। यही प्रश्न आप देखिए आरएस में पूछा गया। आरएस का स्तर थोड़ा सा कठिन है और अब कठिनाई का स्तर भी थोड़ा सा बढ़ गया। अब यहां कॉन्सेप्ट की मांग थी, वहां आप पिछले प्रश्न में रट करके काम चला सकते थे, लेकिन इस प्रश्न में आप देखिए अभयारण्य वही है, बंद भरेटा है, नाहरगढ़ है, सीता माता है, फुलवारी की नाल है। दोस्तों अब जिला आपके सामने नहीं है, अब आपसे ये अपेक्षित है कि उस जिले की लोकेशन कहां है। ये राजस्थान में उन 4 जिलों की 4 लोकेशंस राजस्थान के मैप में आपके सामने रखी गई और यहां आपको देखना है कि इनकी लोकेशन की दृष्टि से इनका क्रम क्या है। तो दोस्तों ये लोकेशन की दृष्टि से हमने राजस्थान का परिचय, जो राजस्थान का परिचय भाग 2 नंबर का वीडियो फ्री लेक्चर्स में शामिल है, यूट्यूब पर मौजूद है, परिष्कार वर्ल्ड पर मौजूद है, आप उसको देखें, इन जिलों की लोकेशंस को भी देखें। बहुत सारे प्रश्न इस तरह के होंगे, आप केवल ये ना माने कि केवल आरएस में पूछा जा सकता है। एक बार आ गया आपके सामने, ये पटवार जैसे एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। ये बुद्धाराम बिश्नोई हैं, हमारे साथी हैं, ये जुड़े हुए हैं लाइव हमारे साथ में। आप कह रहे हैं कि मैंने पुलिस का ऑनलाइन कोर्स खरीदा है, बहुत बढ़िया है, धन्य हो गया हूँ। चलिए धन्यवाद, आप लोगों का प्रेम, भले ही आपकी टिप्पणियां बहुत नकारात्मक भी हों, वो भी हमारे लिए प्रेरणा का काम करती हैं। हम अपने आप को सुधारते हैं, अपने कंटेंट को सुधारते हैं और पूरी जिजीविषा के साथ हम अपने आप को तैयार करने की कोशिश करते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ में, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत सारे दोस्त हमसे जुड़ रहे हैं, गुड लक, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। चलिए धन्यवाद आप सभी को। इसी के साथ में अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। यह प्रश्न संख्या 10, राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता कहां पाई जाती है। अभी देखिए किसी एक अभयारण्य की बात यहां पर की जा रही है, पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता। देखिए दोस्तों ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है इस कंटेंट को, इस चैप्टर को, इस टॉपिक को समझने के लिए कि किस अभयारण्य की कोई खास विशेषता है क्या, ये आपको थोड़ा सा देखना होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। ये प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभयारण्य काले हरिणों के लिए जाना जाता है। देखिए फिर आपसे पूछा गया अभयारण्य की खास विशेषता क्या है, या कौन सा वन्य जीव किस अभयारण्य से ताल्लुक रखता है, इस दृष्टि से बार बार प्रश्न पूछा गया। ये प्रश्न देखिए सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया और ये कांस्टेबल में भी पूछा गया, छोटे स्तर पे भी बड़े स्तर पे भी इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हमारे साथ हैं संजय मेघवाल। आप कह रहे हैं कि नमस्कार सर, मैं आपकी क्लास का कब से इंतजार कर रहा था। आपके लेक्चर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो सीधा प्रिंटर की तरह दिमाग में छपते हैं। अब मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि मैं अपनी मंजिल जरूर पाऊंगा। बिल्कुल आप जरूर अपनी मंजिल पाएंगे और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बल्कि मैं ये कहूँ कि आप लोग हमारी प्रेरणा है। भले ही हम लोग टीचर हैं लेकिन हम प्रणाम करते हैं। हम शिक्षक इसलिए हैं क्योंकि हमारे विद्यार्थी हमारे साथ में, शिक्षार्थियों ने, विद्यार्थियों ने हमें शिक्षक बनाया, परिष्कार का निर्माण किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या 15 को थोड़ा सा डिस्कस करने की जरूरत है। देखिए सेकंड ग्रेड में पूछा गया, बहुत सारे प्रश्न हैं। घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभयारण्य है। फिर देखिए इसको आप अपनी स्मृति में रखिए दोस्तों, यह ध्यान रखने की जरूरत है किस अभयारण्य की क्या खास विशेषता है, या कौन सा अभयारण्य किस वन्य जीव के लिए खास तौर पर जाना जाता है। ये 26 अभयारण्य हैं, हम देखेंगे इनको। इसके बाद में प्रश्न संख्या 16, ये देखिए सामान्य समझ का प्रश्न है और कांस्टेबल जैसे एग्जाम में ये पूछा गया। महज एक छोटा सा एग्जाम समझ के इसको दरकिनार नहीं कर सकते। कांस्टेबल 2018 में इस प्रश्न को पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण में बाधक है। भले ही आपने ना पढ़ा हो लेकिन एक सामान्य सूझबूझ आप में है, तो दोस्तों इस तरह के प्रश्नों का जवाब दिया जा सकता है। ठीक है, वनोन्मूलन करना, वन रोपण करना, अभयारण्यों की स्थापना करना, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करना। और स्पष्ट तौर पर, यद्यपि हम लोग चर्चा करेंगे इस चैप्टर के लास्ट में, लेकिन स्पष्ट तौर पर उत्तर आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा कार्य वन्य जैव विविधता संरक्षण में बाधक है। प्रश्न 19, घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यहां का मुख्य आकर्षण है। बात वही आ रही है, आपको देखना होगा किस अभयारण्य की क्या खास विशेषता है। तो दोस्तों ये 4-5 चीजें हमने देखी, इनकी संख्या को हमें देखना है, प्रश्नों की प्रकृति क्या है, ज्योग्राफिकल लोकेशन देखनी है, कौन सा अभयारण्य किस विशेषता के साथ जुड़ा हुआ है, या कौन सा जीव
कौन सा वन्य जीव किस अभयारण्य के साथ जुड़ा हुआ है, ये इस समझ के साथ हम लोग कोशिश करेंगे। चलिए, पहली स्लाइड हमारे सामने है कंटेंट की, और यहां प्रकरण है राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान 3 हैं। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई है, और उद्देश्य क्या है? पारिस्थितिकी संरक्षण। देखिए, थोड़ी देर पहले हमने शुरुआत में जो बात की थी, हमने पृथ्वी को मां माना, और पृथ्वी एक इकाई है। पारिस्थितिकी संरक्षण यदि आपने इसको सुनिश्चित नहीं किया तो खतरे वही उत्पन्न होंगे। आज सिर्फ हमें लग रहा है कि कुछ वन्य जातियां खतरे में हैं। दोस्तों, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ओजोन परत में छिद्र हो रहा है, ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। इसलिए ना सिर्फ राज्य का, ना सिर्फ राष्ट्र का, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मसला है, यह वैश्विक मसला है। पारिस्थितिकी संरक्षण करना ये मानव धर्म है, और इस पारिस्थितिकी संरक्षण के उद्देश्य से राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई, नेशनल पार्क्स। देखते हैं वो कौन से हैं। यह है आपके सामने रणथंभौर, सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क। बिल्कुल आप इसको लॉक करें अपने दिमाग में, सबसे बड़ा है। क्या खास बात है? सबसे बड़ा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क की यदि बात होगी, सबसे बड़ा है रणथंभौर। अभी एक प्रश्न पूछा गया, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यदि सबसे छोटा पूछा गया है तो दोस्तों सबसे बड़ा भी पूछा जा सकता है। यह है सवाई माधोपुर में, और इसकी पहचान क्या है ये और विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव। केवलादेव, क्या खास बात है? सबसे छोटा, महज 29 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ सबसे छोटा, भरतपुर शहर के पास में इसकी लोकेशन है। क्या खास बात है दोस्तों? साइबेरियन क्रेन, शीत ऋतु में उसका आगमन होता है। साइबेरिया की सारस, क्रेन कहा जाता है सारस को, और शीत ऋतु में इसका आगमन होता है। पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है इसको। पक्षियों की दृष्टि से, जैव विविधता के मामले में राजस्थान में सबसे समृद्ध यदि कोई राष्ट्रीय पार्क है, कोई अभयारण्य है, तो वह केवलादेव के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये देखिए शीत ऋतु, या थोड़ा सा एक लॉजिक है। हमने एक बात आपसे बोली थी, एक बात साझा की थी, और बार बार अपने लेक्चर में उस बात को मैं रिकॉल करवाने की कोशिश करता हूं। ये भूगोल है, और भूगोल में प्रत्येक घटक, ये समझने की जरूरत है कि किसी भी घटना के पीछे सिर्फ एक कारक या एक कारण जिम्मेदार नहीं होता, वरन वह घटना बहुत सारे फैक्टर्स का साझा परिणाम होती है। दोस्तों, शीत ऋतु में साइबेरियन क्रेन राजस्थान में क्यों आया? शीत ऋतु में सूर्य दक्षिणायन हुआ, वो मकर रेखा के पास गया। इनका आगमन होता है दिसंबर के आसपास। उस समय सूर्य की लोकेशन होती है मकर रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध बिल्कुल ठंड से जम चुका होता है। ये मूलतः साइबेरियन क्षेत्र के हैं। वहां टेम्परेचर 0 डिग्री से कई डिजिट नीचे जा चुका होता है। स्थायी रूप से बर्फ का आवरण हो जाता है। वहां अपने प्राणों की रक्षा के लिए ये जीव प्रकृति के साथ अपना अनुकूलन करता है, समायोजन करता है, और हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके राजस्थान में आता है अपने जीवन को सुरक्षित रखने की दृष्टि से। एक और खास बात है, इसका रंग सफेद होता है। दोस्तों, ना सिर्फ राजस्थान, ना सिर्फ भारतवर्ष, बल्कि संपूर्ण एशिया में, आप ध्यान रखेंगे इस बात का, संपूर्ण एशिया में पक्षियों के प्रजनन का सबसे बढ़िया केंद्र है घना पक्षी विहार केवलादेव, जिसकी लोकेशन है भरतपुर में। दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है। इन विशेषताओं के साथ आप जुड़ेंगे। देखिए, हमारे साथ कुछ साथी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में है डॉक्टर गिरिराज शर्मा, एक साथी हैं, शिक्षक साथी हैं। क्या कह रहे हैं वो? भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को जीव संरक्षण के साथ जोड़कर आपने कमाल कर दिया। किसी क्लिष्ट मुद्दे को समझाने का इससे बेहतर तरीका हो ही नहीं सकता। धन्यवाद डॉक्टर साहब, ये धन्यवाद आपको, इतना बारीक नजरों से आपने इसको देखा। लेकिन सर, ये परिष्कार की दृष्टि है, ये जीवन का संस्कार है हमारा, और हम मानकर चलते हैं कि ये शिक्षक का धर्म भी है, शिक्षण संस्थानों का धर्म भी है कि वो अपने सामाजिक सरोकारों को भी निभाए। कुछ और साथी हैं, कुछ और साथियों के मैसेजेस हैं हमारे पास में। ये हमारे उज्जवल भाई हैं। उज्जवल भाई, थोड़ा सा हिंदी को हिंदी की तरह लिखिए आप उज्जवल भाई हिंदी को उर्दू की तरह लिखते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सर, 2011-12 में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? उदयपुर 3118 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, 2011-12 की बात मत करिए आप। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला आज की तारीख में उदयपुर है। आज की तारीख में आप 2011-12 पे मत जाइए, आप करंट पर जाइए, आज की बात कीजिए। आज की तारीख में जिला उदयपुर है, और 16वीं वन रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी हुई है 2019 की। उसके आंकड़ों के अनुसार ये सर्वाधिक वन क्षेत्र है उदयपुर में, और सबसे ज्यादा वनों का प्रतिशत भी उदयपुर में है। ये थोड़ा सा आप लोग समझेंगे। परिष्कार के वीडियोस देखिए, ये सारी शंकाएं आपकी दूर होंगी। इस मामले में हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं, आप उनको देखिए। दिलीप सिंह कह रहे हैं परिष्कार गरीबों का मसीहा। जी हाँ, बिल्कुल। हमने कहा ना कि हम सामाजिक सरोकारों को बिल्कुल निभाते हैं, और ये वास्तव में हमारे राष्ट्रीय और सामाजिक कर्तव्य हैं। धन्यवाद आपको। दोस्तों, इसके बाद में तीसरा जो राष्ट्रीय पार्क है मुकुंदरा हिल्स। लोकेशन कहाँ है? कोटा और चित्तौड़गढ़।
बिल्कुल आप लॉक करें इसको, कोटा और चित्तौड़गढ़ में मुकुंदरा हिल्स को स्थापित किया गया है। मूलतः यह 3 अभयारण्यों को जोड़ करके स्थापित किया गया था। हम उसकी बात करेंगे। इसको बाघ के लिए जाना जाता है, वो हम सब जानते हैं। इसको घड़ियाल के लिए भी आप लोग याद रखिए, घड़ियाल ये दिख रहा है आपको। दोस्तों ये जो मुकुंदरा हिल्स का अभयारण्य है, बेसिकली दर्रा अभयारण्य जो कोटा और चित्तौड़ झालावाड़ में इसकी लोकेशन है। जवाहर सागर अभयारण्य जो घड़ियालों के लिए है, कोटा और बूंदी की सीमा पर चित्तौड़गढ़ की सीमाओं को भी स्पर्श करता है, उसको इसमें शामिल किया गया है। जवाहर सागर अभयारण्य, चंबल घड़ियाल अभयारण्य और उसके साथ में दर्रा अभयारण्य, इन तीनों अभयारण्यों को मिलाकर के एक राष्ट्रीय पार्क बनाया गया। उस राष्ट्रीय पार्क का नाम है मुकुंदरा हिल्स। इस मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क में सबसे बड़ा एरिया है दर्रा का। दोस्तों ये चंबल का इलाका है, चंबल निकलती इस एरिया से। और ये देखिए बड़ी खास बात है कि चंबल कहते हैं लोग परंपरागत रूप से कि ये बगावत को पैदा करती है, बागी बनाती है। चंबल के डाकुओं की हम लोगों ने खूब कहानियां सुनी है, फूलन देवी का हम लोगों ने नाम सुना। अंग्रेजों का दौर था, राजाओं का दौर था। ये क्षेत्र लगभग रक्त रंजित रहा, क्रांति के लिए ये क्षेत्र हमेशा प्रेरित करता रहा। और आज भी देखिए ये क्रांति यहाँ पर नजर आती है। यहाँ बाघ की दहाड़ नजर आती है, यहाँ घड़ियाल की चिंगाड़ भी नजर आती है। चंबल का एरिया है, थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। मुकुंदरा हिल्स को बाघ के लिए और घड़ियालों के लिए, दोनों के लिए जाना जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बाघ परियोजनाओं की। बाघ परियोजनाओं की को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक साथी हमारे पास में हैं, मुकेश शर्मा जी हैं हमारे साथ। आप लेक्चरर हैं और आपका कॉम्प्लीमेंट है। परिष्कार कोचिंग में पढ़ाने वाले एक से बढ़कर एक विद्वान है। मैं कई दिनों से देख रहा हूं, कहना चाहूंगा कि पढ़ने के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा। जी हाँ, हम पढ़ाने की बात नहीं कर रहे, हम पढ़ते भी हैं सर। हम बेसिकली पढ़ाते नहीं, हम लोग पढ़ते हैं। धन्यवाद आपको। हम बाघ परियोजनाओं की बात कर रहे हैं। देखिए नेशनल पार्क 3 है, बाघ परियोजनाएं भी 3 है। देखते हैं वो कौन सी हैं। हम उनमें से 2 को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। उनमें एक है रणथंभौर, ये नेशनल पार्क भी है और बाघ परियोजना भी है। आप इसको अपनी स्मृति में कैद करें, लॉक करें अपनी मेमोरी में। सवाई माधोपुर में इसकी लोकेशन है। 1973 और 74 में इसको स्थापित किया गया। ध्यान रखेंगे बाघ परियोजना, पहली बाघ परियोजना है राजस्थान की रणथंभौर। सवाई माधोपुर में इसकी लोकेशन है। लोकेशन को आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, ये ज्यादातर लोकेशन पूछी गई है। दूसरा सरिस्का, कब? 1973-74 में। और देखिए सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना तो वन्य जीवों को संरक्षण देने की इन्होंने जो शुरुआत करी अलवर राज परिवार ने, राजाओं का जब शासन था, आजादी से पहले शुरू हो चुका था। आजादी के बाद में 1973-74 में इसको बाघ परियोजना के रूप में इसको शामिल किया गया। सबसे बड़ी बाघ परियोजना, सबसे बड़ा क्षेत्र है सरिस्का का, ये दूसरा हुआ। और तीसरा बाघ परियोजना की दृष्टि से आपको याद रखना है मुकुंदरा हिल्स, कोटा और चित्तौड़गढ़ में इसकी लोकेशन है। आप लोग ध्यान दें, ये अलवर है, आपको लोकेशन को थोड़ा सा फोकस करना है। दोस्तों ये कोटा का इलाका है, ये देखिए ये कोटा है, कुछ क्षेत्र इसमें झालावाड़ का है। और ये देखिए ये चित्तौड़गढ़ का वो एरिया जो खंडित, जिसकी वजह से चित्तौड़गढ़ का स्टेटस हुआ खंडित जिले जैसा, तो उस क्षेत्र में ये अभयारण्य पाया जाता है, ये बाघ परियोजना पाई जाती है। चलिए इन तीनों को हम लोग याद रखेंगे। सरिस्का सबसे बड़ा है। उसके बाद हम बात करेंगे वन्य जीव अभयारण्यों की। संख्या 26 है, बिल्कुल आप इसको ध्यान रखें, प्रश्न पूछा जा चुका है। संख्या कितनी है? 26। दोस्तों इस शब्द पर भी थोड़ा सा गौर करें, ये क्या कह रहा है? अभयारण्य। देखिए ये 2 शब्दों का कॉम्बिनेशन है, अभय और साथ में है अरण्य। ये जो अरण्य है, ये शब्द है, इसका मतलब है जंगल या वन। और दोस्तों अभय का मतलब होता है निडर, यानी ऐसा क्षेत्र जिसमें वन्य प्राणी निडर होकर के अपना जीवन जी सकें, बिल्कुल निडर होकर के, उनको कोई खतरा नहीं हो। दोस्तों सबसे बड़ा खतरनाक प्राणी कौन है? वो जब निगेटिव मेंटलिटी के साथ में आता है तो वो सबसे खतरनाक, मुझे कहना चाहिए कि वो सबसे खतरनाक जानवर बनता है। इंसान की बात कर रहा हूं मैं, वो फिर इंसान नहीं जानवर बन जाता है। सबसे ज्यादा खतरा वन्य जीवों को हुआ है इंसान से, वो सबसे बड़ा जानवर है। इसलिए इस मानव के अवांछित हस्तक्षेपों से मुक्त करने के लिए सरकार कुछ नियम कायदों को तय करती है, कुछ कानूनों को बनाती है, कुछ एक्ट बनाती है, अधिनियम बनाती है। और अधिनियम बना करके इन क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों को, मानवीय हस्तक्षेपों से इन क्षेत्रों को सर्वथा मुक्त रखा जाता है, ताकि ये वन्य प्राणी फलते फूलते रहें बिना किसी डर के, बिना किसी खतरे के। इनकी संख्या है 26। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये आपके सामने
पहला वन्यजीव अभयारण्य है सरिस्का। देखिए ये बाघ परियोजना भी है लेकिन मूलतः एक वन्यजीव अभयारण्य है। स्थापित कब हुआ? वन्यजीव अभयारण्य के रूप में 1955 में, और ये बाघ परियोजना के रूप में इसको कन्वर्ट कब किया गया? 1973-74 में। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और यहां एक दृष्टि और लेनी है, बेसिकली ये सन कभी अमूमन नहीं पूछा जाता है, आप थोड़ा ध्यान रखें। आपको लोकेशन ध्यान रखनी है और उसकी खास बात क्या है उस पर आप लोगों को विचार करना है। तीन चीजों को आप थोड़ा सा गौर करेंगे। यहां पर यह बाघ के लिए जाना जाता है, यह हरे कबूतर के लिए जाना जाता है। यह बात हुई प्राणी जात की। दोस्तों वनस्पति जात की बात करें तो कौंज के वृक्ष यहां पर बहुतायत में देखे जाते हैं। कौंज की फलियां, कौंज का जो फल है काफी आयुर्वेदिक औषधियों में उसका यूज किया जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाघ और हरे कबूतर को लेकर के कई बार प्रश्न पूछा गया है, आप थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में दूसरा जो अभयारण्य है सरिस्का ए। सरिस्का को तोड़कर 2012 में एक और अभयारण्य घटित किया गया। लोकेशन अलवर जिले में है, आप बिल्कुल ध्यान रखें अलवर कहां है। अभी आपके सामने एक प्रश्न डिस्प्ले किया गया था, वहां जिले का नाम नहीं था, केवल उसकी लोकेशन थी। लोकेशन आप लोग अपनी स्मृति में रखें। यह अलवर है, अलवर में सरिस्का को तोड़कर सरिस्का ए का निर्माण किया गया। सबसे छोटा है, 3 से 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 2012 में यह बना, अब तक का सबसे नया भी है, सबसे छोटा भी है और सबसे नया वन्यजीव अभयारण्य भी है। ये 2 वन्यजीव अभयारण्य। उसके बाद हम बात कर रहे हैं धौलपुर जिले की। यह धौलपुर की लोकेशन है, चंबल का एरिया है। और दोस्तों यहां पर 3, 4 और 5 क्रम पर 3 वन्यजीव अभयारण्य यहां पर पाए जाते हैं। वन विहार, रामसागर और केसर बाग को आप याद रखने की कोशिश करेंगे। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, अमूमन प्रश्न यहां से नहीं पूछे जाते। आपको ध्यान रहेगा, थोड़ी देर में हम भी बार बार उनको आपको रिकॉल करवाएंगे कि कहां से ज्यादातर प्रश्न उठता है। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा स्मृति में रखने की कोशिश करनी है कि धौलपुर में वन विहार, रामसागर और केसर बाग, ये 3 वन्यजीव अभयारण्य पाए जाते हैं। उसके बाद हम कुछ प्रश्नों को, आपके सामने कुछ प्रश्न हैं और मुझे लगता है कि मुझे अब यहां मोबाइल में देखना होगा कितने लोग फटाफट इसका जवाब देंगे। मैं देखूंगा। साइबेरियन सारस किस ऋतु में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं? ऋतु बतानी है आपको, और ये A, B, C और D, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए मैं देखता हूं कौन लोग फटाफट जवाब देते हैं। जल्दी जवाब दीजिए। गुड इवनिंग, आप जवाब दीजिए। किस ऋतु में घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन सारस आते हैं? कितने लोग हैं? जी हां, बिल्कुल ठीक, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया। ये मुकेश जी हैं, मोहन जी हैं, विनोद जी हैं, रमेश जी हैं, कृष्णा है, महिपाल जी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल सही है, और शीत ऋतु में इनका आगमन हो पाता है। इसको थोड़ा सा, चलिए अगला प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में कौन सी परियोजना कार्यान्वित की गई है? कौन सी परियोजना है? क्या हाथी परियोजना है, घड़ियाल परियोजना है, या शेर परियोजना है, या फिर बाघ परियोजना है? आपको पता है उत्तर इसका क्या है? सही जवाब है बाघ परियोजना। और बिल्कुल आप ध्यान रखें, आपको यहां लगता होगा कि यार क्या सरल सा प्रश्न दिया है, लेकिन दोस्तों ये पूछा जा चुका है। देखिए कांस्टेबल 2018 में, तो आप बिल्कुल ध्यान रखें। छोटी से छोटी बात को हम लोग नजरअंदाज नहीं करेंगे। हम लोग इस संकल्प के साथ हैं कि पूरी पकड़ हम लोगों को इस चैप्टर के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर बनाने की कोशिश करनी है। देखिए कांस्टेबल 2013-14 में यह प्रश्न पूछा गया, यह संभावित प्रश्नों में हमने डाला है। यद्यपि प्रश्नों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन इसको सिर्फ विगत परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न ही नहीं समझना है दोस्तों, ये संभावित प्रश्न भी है। निश्चित रूप से ये प्रश्न रिपीट होंगे, आपको पूरा ध्यान देना है। निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? बताना आपको। आप पढ़ चुके हैं, वो स्लाइड आपके सामने से जा चुकी है। श्रीगंगानगर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ में कौन सा, ये 4 ऑप्शंस में कौन सा है? बताना आपको। आप बिल्कुल जी नहीं, डी गलत जवाब आपका। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? ये देखिए आपको समझ भी बनानी है। प्रश्न को हम लोग कई बार, हम और हमारे साथी कई बार आपसे जिक्र करते हैं, यहां विशेष गौर करें। ये सेंटेंस है, क्वेश्चन का जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, थोड़ा सा देखें। नहीं है पूछा जा रहा है, बताना आपको कौन सा जवाब इसमें सही होगा। बिल्कुल सही, ये बहुत सारे दोस्तों ने सही जवाब दिया। ये जुड़ रहे हैं हमारे सामने, ये ललित कुमार हैं, ये सपना है, रणवीर जी हैं,
बुद्धाराम जी हैं, बिल्कुल सही है, श्री गंगानगर इसका सही जवाब होगा। दोस्तों देखिए, सवाई माधोपुर में रणथंबोर है, राष्ट्रीय पार्क है, चित्तौड़गढ़ में मुकुंदरा हिल्स है, कोटा और चित्तौड़गढ़ में, और भरतपुर में हमने बात की केवलादेव घना पक्षी विहार की। तीनों जिलों में 3 राष्ट्रीय पार्क हैं, नेशनल पार्क्स हैं। श्री गंगानगर में कोई राष्ट्रीय पार्क मौजूद नहीं है। चलिए वन्यजीव अभयारण्यों को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम बात कर रहे हैं उदयपुर की। देखिए यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया, इसको आप बिल्कुल आज ही लॉक करें। 3 अभयारण्य महत्वपूर्ण हैं उदयपुर में। एक है जयसमंद, बघेरे के लिए काफी महत्वपूर्ण है जयसमंद अभयारण्य, जयसमंद झील के आसपास के क्षेत्र के पास में है। दूसरा है फुलवारी की नाल, और तीसरा है सज्जनगढ़। क्या खास बात है, दूसरा सबसे छोटा उदयपुर में जो राज परिवार का सज्जनगढ़ दुर्ग है उसके आसपास इस अभयारण्य को स्थापित किया गया। अरावली की बड़ी घनी श्रृंखलाएं वहां पर मौजूद हैं, घना वन क्षेत्र वहां पर पाया जाता है। और सज्जनगढ़ दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय अभयारण्य है, माफ करें राष्ट्रीय नहीं, वन्यजीव अभयारण्य है। सबसे छोटा कौन सा है, फिर उसको रिकॉल करने की कोशिश करें, सरिस्का ए। उसी के साथ में दोस्तों ये आप फिर इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, फुलवारी की नाल से कई बार प्रश्न पूछा गया है। ताल छापर, ये देखिए, और कई बार यहां से प्रश्न पूछा गया, इसको आप लोग लॉक करें अपनी स्मृति में। चूरू में इसकी लोकेशन है। 2 तरह से प्रश्न पूछा जाता है, ताल छापर अभयारण्य कहां है, चूरू में। और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि ताल छापर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, और सही जवाब होता है काले हरिण के लिए। इसको कृष्ण मृग के नाम से भी जाना जाता है। कृष्ण मीन्स काला, मृग यानी हरिण। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करें। ये कुर्जा, जिस तरह से साइबेरियन क्रेन एक प्रवासी पक्षी है, ठीक उसी तरह से कुर्जा भी एक प्रवासी पक्षी है, विदेश से आता है, और इसको भी ताल छापर अभयारण्य में देखा जाता है। हम बात करेंगे आगे कि कुर्जा जिस तरह से साइबेरियन सारस के लिए केवलादेव प्रसिद्ध है, ठीक उसी तरह से कुर्जा के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। लेकिन आप कम से कम काले हरिण के लिए इसको याद रखने की कोशिश करें। उसके बाद में है नंबर 10 माउंट आबू, 2008 में स्थापित किया गया। देखिए सरिस्का ए की स्थापना हुई 2012 में, माउंट आबू अभयारण्य को स्थापित किया गया 2008 में। कहां से प्रश्न उठेगा, एक तो लोकेशन, और वो आपको पता है माउंट आबू की लोकेशन कहां है, सिरोही जिले में। तो इस प्रश्न को आप बिल्कुल ठीक कर देंगे। अब इन चीजों को आप लोगों को फोकस करना है। ये किसके लिए फेमस है, जंगली मुर्गे के लिए, बहुतायत में पाया जाता है। डिकिल पटेरा आबू एंसिस नामक पादप, ये वनस्पति है, ये भी माउंट आबू में पाई जाती है। दोस्तों ये इको सेंसिटिव जोन भी है, जैव विविधता की दृष्टि से काफी समृद्ध क्षेत्र है, और जैव विविधता की दृष्टि से काफी समृद्ध है। इस वजह से चूंकि यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से मानवीय गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, इसलिए पारिस्थितिकी की दृष्टि से इसको काफी संवेदनशील माना गया है, और इसको इको सेंसिटिव जोन के रूप में रेखांकित किया गया है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसी के साथ हम लोग दर्रा अभयारण्य की बात करेंगे। देखिए इसकी लोकेशन है कोटा और झालावाड़ में। दर्रा मूलतः एक शब्द है जो पहाड़ी क्षेत्रों में आवागमन के रास्ते उपलब्ध करवाता है। इसके बड़े भूभाग को लेकर के मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय अभयारण्य की स्थापना की गई है। और यहां ये किसके लिए फेमस है, गागरोनी तोते के लिए। ठीक है, झालावाड़ में एक लोकेशन है गागरोन, जो जल दुर्ग है, काली सिंध और आहू नदी के किनारे पर उस जल दुर्ग की लोकेशन है। दोस्तों यहां पर जो तोता पाया जाता है उसको गागरोनी तोते के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, दर्रा की खास बात क्या है, गागरोनी तोता। कुछ प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करें। राजस्थान में सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, और मुझे लगता है बिल्कुल सही जवाब आप लोगों के पास में है। आप लोग जवाब दें, फटाफट जवाब दें आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा, उड़ने वाली गिलहरी कहाँ पाई जाती है, हम बात करेंगे, आ रहे हैं इसके ऊपर। ये फिर वापस विष्णु ही पूछ रहे हैं उड़ने वाली गिलहरी कहाँ पाई जाती है, शायद मुझे लगता है आपको भी पता है। दोस्तों हाँ, इसका सही जवाब है सरिस्का है। और बहुत सारे दोस्तों ने, ओम प्रकाश बराला हैं, वेदराज हैं, शुभम सैनी हैं, राम रतन जी हैं, सब ने इसका सही जवाब दिया। सुमन मूंड है, सब लोग इसको सही जवाब दे रहे हैं। सरिस्का ए इसका सही जवाब है। डिकिल पटेरा आबू एंसिस नामक पादप पाया जाता है क्या ताल छापर में, सज्जनगढ़ में, सीता माता में, या माउंट आबू में। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। दोस्तों इसका सही जवाब है माउंट आबू। और देखिए यहां नाम में ये शब्द छुपा हुआ है, जवाब छुपा हुआ है। कुछ साथी हैं, हाँ बहुत सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं। चलिए धन्यवाद आप सभी को, शुभकामनाएं। कांस्टेबल 2013-14 में यह प्रश्न पूछा गया, क्या है, कृष्ण मृग किस अभयारण्य में पाए जाते हैं, और सही जवाब आपके पास है ताल छापर।
दर्रा वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न को जानबूझकर आपके सामने हमने शामिल किया है। इसका जवाब देने की कोशिश करें, तब तक मैं अपने आप को थोड़ा सा रिचार्ज करता हूं। इसका सही जवाब क्या है? एक बड़ा पेचीदा प्रश्न है और बीएड की एग्जाम 2009 में इस प्रश्न को पूछा गया। चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे और किसी खास मकसद के साथ इस प्रश्न को यहां शामिल किया गया है। बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब दिया डी, कुछ लोग बी दे रहे हैं, और राकेश गिरी कह रहे हैं बी है, दिलराज के अनुसार कोटा है, रणवीर सारण के अनुसार झालावाड़ है। समझ गया। सही संकट आप लोग फेस कर रहे हैं और दोस्तों इसी मानसिकता की वजह से, इसी प्रॉब्लम की वजह से इस प्रश्न को शामिल किया गया था। अमूमन ऐसे प्रश्नों को नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन ये परिष्कार का अपना एक सरोकार है। जहां ज्यादा विपदा है, जहां ज्यादा भ्रम की स्थिति है, जो ज्यादा विवादास्पद चीजें हैं, हम क्यों नहीं उनको फेस करें पूरी मजबूती के साथ में। दोस्तों ये प्रश्न 2009 में पूछा गया। दर्रा की जो लोकेशन है वो कोटा और झालावाड़ दोनों में है। ये हमारी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज की लीला है, इनका अपना विवेक है। दोनों ऑप्शन यहां प्रश्न में डाले गए हैं। देखिए कोटा और झालावाड़ दोनों में इसकी लोकेशन है, लेकिन यदि इस तरह से प्रश्न हो, या तो ये प्रश्न डिलीट होगा या इसके आपको बोनस अंक मिलेंगे, ये निश्चित तौर पर विवादित होगा। लेकिन आप ऐसी स्थिति में क्या करें, आपको जवाब देना है कोटा। इसका ज्यादातर जो लोकेशन है वो कोटा के अंतर्गत आती है। झालावाड़ में भी यद्यपि इसकी लोकेशन है, लेकिन यदि दोनों विकल्प आपके सामने हैं, आप यहां जवाब टिक करें, अपना उत्तर बनाएं कोटा को। उसके बाद में जो हो वो कोर्ट देखेगा, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज देखेंगी, लेकिन ऐसी स्थिति में आप कोटा को अपना उत्तर बनाएं। चलिए इसके बाद हम लोग शेष अभयारण्यों पर चर्चा करेंगे। ये देखिए कुंभलगढ़, और यहां आपको ध्यान देने की जरूरत है, अकेला अभयारण्य 3 जिलों में फैला हुआ है। कौन से हैं वो 3 जिले? ये आप पहचाने इनको, ये पाली है, ये राजसमंद है और ये उदयपुर है। दोस्तों 3 जिलों में इसकी लोकेशन है। आपको पता है क्या गोगुंदा का पठार कहां है, जिसको भौराट के पठार के नाम से हम लोग जानते हैं? 2 क्षेत्रों के मध्य लोकेशन थी, ये राजसमंद का कुंभलगढ़ क्षेत्र और ये उदयपुर का गोगुंदा क्षेत्र। इन दोनों के बीच का जो पठार है वो भौराट पठार के नाम से जाना जाता है, और यहां पर कुंभलगढ़ क्षेत्र है, राजसमंद की लोकेशन है। इसके आधार पर इस अभयारण्य को नाम दिया गया। लोकेशन 3 जिलों को आप लोग याद रखेंगे, उदयपुर है, पाली है और राजसमंद है। खास बात क्या है, भेड़िया के लिए इसको जाना जाता है। देखिए राजसमंद में कुंभलगढ़ है और कुंभलगढ़ अभयारण्य के साथ में जुड़ा हुआ है भेड़िया। हम लोग शुभंकरों को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के लास्ट में हम लोग बात करेंगे जिलों के शुभंकरों के ऊपर, तो थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। माउंट आबू में क्या था, जंगली मुर्गा था, कहीं पर बाघ था, कहीं पर भेड़िया है। इन चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहां थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये कुंभलगढ़ है और 3 जिलों में इसकी लोकेशन है। इसके बाद में हम देख पा रहे हैं सीता माता अभयारण्य। थोड़ी देर पहले कुछ दोस्त पूछ रहे थे उड़ने वाली गिलहरी कहां है, थोड़ा सा सब्र करना था। यह आपके सामने है, यह उड़ने वाली गिलहरी आपके सामने। और दोस्तों प्रतापगढ़ अभयारण्य में, यह प्रतापगढ़ जिले में इसकी लोकेशन है और अभयारण्य का नाम है सीता माता अभयारण्य। लेकिन कई बार एक संकट आप लोगों को संकट का सामना करना पड़ता है। यह मुख्य चित्तौड़गढ़ की भूमि है। इस चित्तौड़गढ़ की प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी आदि तहसीलों को तोड़कर ये प्रतापगढ़ में शामिल किया गया। प्रतापगढ़ मूलतः चित्तौड़गढ़ में था, चित्तौड़गढ़ जिले में था। इस सीता माता अभयारण्य का कुछ क्षेत्र आज भी चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। मोटे तौर पर यदि प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ दोनों आपको ऑप्शन में मिलते हैं दोस्तों, आपका जवाब बनेगा प्रतापगढ़। लेकिन कई बार प्रतापगढ़ ऑप्शन में नहीं होता, चित्तौड़गढ़ ऑप्शन में होता है, आप उसको अपना उत्तर चुने। उड़ने वाली गिलहरी के लिए इसको याद किया जाता है, पहचाना जाता है, लेकिन यह चीतल की मातृभूमि के रूप में भी इसको जाना जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा खास बात है उड़ने वाली गिलहरी। यहां से बार बार प्रश्न रिपीट हुआ है, बार बार प्रश्न पूछा गया है। चलिए हम बात करेंगे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य की। देखिए कितना विस्तृत इलाका है दोस्तों, ये चंबल का एरिया है। ये चंबल ने प्रवेश किया और ये चंबल आगे गई और यमुना में चली गई। ये कितने जिले हैं ये आप देख पा रहे हैं, आप मेरे साथ बोलेंगे। ये कोटा है, नंबर 1 कोटा, उसके बाद में नंबर 2 बूंदी है, उसके बाद में नंबर 3 पर सवाई माधोपुर है, नंबर 4 पर ये करौली है और नंबर 5 पर धौलपुर है। 5 जिलों में फैला हुआ
राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य। कंफ्यूज ना हो, शब्द राष्ट्रीय है लेकिन ये राष्ट्रीय स्टेटस इसको प्राप्त नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। ये राष्ट्रीय शब्द इसमें शामिल है लेकिन हकीकत में ये नेशनल पार्क के रूप में नामित नहीं हो पाया है। देखिए 5 जिले हैं, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। घड़ियालों की सुरक्षा और उनके प्रजनन के लिए इस अभयारण्य को स्थापित किया गया है और यहां पर गंगा की डॉल्फिन भी पाई जाती है। वो डॉल्फिन जो मूल रूप से गंगा नदी की उपज है, गंगा जिसको गांगे सूस के नाम से भी जाना जाता है, उसको गैंगेटिक डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है, वो भी इस चंबल में पाई जाती है। तो दोस्तों पूरा चंबल नदी का जो सिस्टम है, इस पूरी चंबल नदी में राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य है। यही वजह है कि चंबल के नाम से इसको नामित किया गया है। आप ध्यान रखेंगे 5 जिलों में फैला हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हो सकता है कभी प्रश्न पूछा जाए कि 5 जिलों में किस अभयारण्य की लोकेशन है। आपका जवाब होगा चंबल घड़ियाल अभयारण्य और मोटे तौर पर इसको जाना जाता है घड़ियालों के लिए। कैला देवी लोकेशन कहां है? करौली में। देखिए सवाई माधोपुर को तोड़कर करौली का निर्माण किया गया। ये करौली, ये सवाई माधोपुर और ये करौली, और यहां कैला देवी अभयारण्य है, कैला माता का मंदिर है और उसके आसपास धोख के वन पाए जाते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। खैर धोख के वनों की दृष्टि से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा लेकिन ज्योग्राफिकल लोकेशन का आप लोग ध्यान रखेंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज लोकेशन क्या है? तो मोटे तौर पर करौली। करौली यदि ऑप्शन में मौजूद नहीं है तो आप अपना उत्तर चुनेंगे सवाई माधोपुर को। इसी के साथ हम बात करेंगे नंबर 16, सवाई मानसिंह अभयारण्य कहां है? देखिए जयपुर का जो राज परिवार है उसका सवाई माधोपुर से बड़ा संबंध रहा। सुनने में आता है कि जब यहां पर उत्तराधिकारी नहीं होते तो सवाई माधोपुर के ईसरदा गांव से ये लोग उत्तराधिकारी को लेकर आते थे। दोस्तों इस वजह से सवाई मानसिंह के नाम से, जो जयपुर के पूर्व राजा हैं, उनके नाम से अभयारण्य खोला गया। कहां? सवाई माधोपुर में। यह सवाई माधोपुर की लोकेशन है और इसकी कनेक्टिविटी है रणथंभौर अभयारण्य के साथ में। सवाई माधोपुर में रणथंभौर अभयारण्य के बाघ विचरण करते हुए सवाई मानसिंह अभयारण्य तक पहुंचते हैं। ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। इसके साथ में है टॉडगढ़ रावली अभयारण्य। देखिए क्या खास बात है, 3 जिलों में फैला हुआ है और थोड़ी देर पहले इसी क्षेत्र में एक ऐसा अभयारण्य हम लोगों ने डिस्कस किया था जो बिल्कुल 3 जिलों में उसकी लोकेशन थी। वो 3 जिले कौन से थे? अभयारण्य का नाम क्या था? कुंभलगढ़ अभयारण्य। और जिलों की लोकेशन क्या थी? उदयपुर था, राजसमंद था और पाली था। अब हम बात कर रहे हैं टोडगढ़ रावली अभयारण्य की। टोड के नाम से, कर्नल टोड के नाम से इस क्षेत्र को रखा गया। टोडगढ़, टोड के नाम से गढ़ है, एक किला है। देखिए अजमेर जिले की एक लोकेशन है, ये आपको दिख पा रही होगी मैप में, ये छोटी सी लोकेशन है और ये अजमेर की मुख्य भूमि से कटाफटा क्षेत्र है और इसी वजह से अजमेर को भी चित्तौड़गढ़ की तरह खंडित जिला कहा जाता है। दोस्तों ये पाली है और ये राजसमंद है। अब इस अभयारण्य की लोकेशन आप लोग देखेंगे, अजमेर का टोडगढ़ रावली क्षेत्र आ गया, उसके बाद पाली आ गया और एक राजसमंद आ गया। तो यहां पर 2 जिले कॉमन हैं। ये 2 जिले जो कुंभलगढ़ अभयारण्य में थे, कौन से? पाली और राजसमंद। ये दोनों जिले यहां भी मौजूद हैं लेकिन एक जिला उदयपुर रिप्लेस हो चुका है। किससे? अजमेर के द्वारा, अजमेर के टोडगढ़ रावली क्षेत्र की वजह से, और इसी वजह से इसका नामकरण हुआ टोडगढ़ रावली अभयारण्य। और आप देखिए लॉजिक देखें, ये अजमेर का टोडगढ़ रावली क्षेत्र, ये छोटा सा बिंदु आपको नजर आ रहा है। देखिए ये इधर पाली से घिरा हुआ है और ये इधर राजसमंद से घिरा हुआ है, तो इसके आसपास का जो क्षेत्र है वह भी इस अभयारण्य में शामिल है और इस वजह से तार्किक रूप से इसमें पाली और राजसमंद दोनों के क्षेत्र मौजूद हैं। अजमेर की मुख्य भूमि से यह क्षेत्र कटाफटा है। चलिए अगला अभयारण्य हम लोग डिस्कस करेंगे, बंद बरेटा। इसको अभी आप याद रख लीजिए, अपनी स्मृति में आप कैद करिए। 1 से अधिक बार इस प्रश्न को पूछा गया है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है किसी खास वन्य जीव प्राणी के लिए, केवल लोकेशन आप लोग याद रखेंगे। बंद बरेठा अभयारण्य कहाँ है? भरतपुर में, और ये इसकी लोकेशन है पूर्वी राजस्थान में, ये भरतपुर है और यहाँ पर बंद बरेठा अभयारण्य पाया जाता है। केवलादेव घना पक्षी विहार की लोकेशन भी यहीं पर है। उसी के साथ हम बात करेंगे शेरगढ़ अभयारण्य की। लोकेशन कहाँ है? 12 जिले में। 12 कहां? दक्षिण पूर्व के पठारी क्षेत्र में। 12 सहरिया जनजाति का क्षेत्र। और दोस्तों सांपों की शरण स्थली है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। शेरगढ़ में शेर नहीं है, फिर क्या है? सांप है। सांपों की शरण स्थली के रूप में इसको जाना जाता है, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। लोकेशन कहां है? 12 में। और कई बार इसको भी पूछा गया है। आप बंद बरेठा को थोड़ा सा ध्यान रखें, आप शेरगढ़ को भी ध्यान रखने की कोशिश करें। इसकी लोकेशन कहां है? 12 जिले में। कुछ प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करें। नवीनतम घोषित अभयारण्यों का सही युग्म क्या है? कौन सा बताना है आपको? क्या ताल छापर और दर्रा है? क्या सरिस्का ए और माउंट आबू हैं? क्या नाहरगढ़ और सरिस्का हैं? क्या माउंट आबू और सज्जनगढ़ हैं?
देखिए दोस्तों, यहां हम लोगों ने बात की थी सरिस्का ए की स्थापना हुई 2012 में और माउंट आबू को स्थापित किया गया 2008 में। और इस दृष्टि से यहां सही जवाब है सरिस्का ए एवं माउंट आबू। ये सबसे छोटा भी है। और दूसरा सबसे छोटा कौन सा है? सज्जनगढ़। इसको ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। माउंट आबू का ध्यान रखेंगे, सरिस्का ए का ध्यान रखेंगे, सज्जनगढ़ का ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। ये सबसे नया भी है सरिस्का ए और सबसे छोटा भी है। दूसरा सबसे छोटा कौन सा है? सज्जनगढ़। लोकेशन कहां? उदयपुर जिले में। कौन सा अभयारण्य सांपों की शरण स्थली है? आपने बड़े गौर से देखा होगा और बिल्कुल डायग्रामेटिकली हमने इसको डिस्प्ले किया था और मुझे लगता है कि आप जानते हैं इसका सही नाम है शेरगढ़। कभी इससे कंफ्यूज ना हो, रामगढ़ विषधारी ये सांपों का सा आभास देता है। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सांपों की शरण स्थली है शेरगढ़ अभयारण्य। लोकेशन है जिला बारां। चलिए, हमारे पास है नाहरगढ़ अभयारण्य और नाहरगढ़ की लोकेशन कहाँ है? जयपुर में। जयपुर राज परिवार का दुर्ग है अरावली की पहाड़ियों पर। नाहरगढ़ के नाम से उसको जाना जाता है। इसी क्षेत्र के आसपास जो अभयारण्य की स्थापना की गई उसको नाहरगढ़ अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, राज्य का प्रथम जैविक उद्यान भी इस नाहरगढ़ अभयारण्य के क्षेत्र में ही स्थापित किया गया है। इस बात को हम लोग ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। राज्य का प्रथम जैविक उद्यान कहां है? नाहरगढ़ में। लोकेशन कहां है? जयपुर में। राजधानी शहर है, हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम बात कर रहे हैं जमवा रामगढ़ अभयारण्य की। आपने रामगढ़ के बंदे की बात की होगी, बांध की बात की होगी, सुना होगा जमवा रामगढ़ का बांध। जयपुर शहर की लाइफ लाइन हुआ करता था, वाटर सप्लाई के लिए उसको याद किया जाता था। 1982 या 83 के आसपास, बहुत पहले की बात है। आप में से अधिकांश लोगों का जन्म नहीं हुआ होगा, मैं भी उसी कैटेगरी में लगभग आता हूं। और यहाँ उस समय एशियाड के गेम्स चले थे, नौकायन हुआ था, बड़ा समृद्ध दौर था। उसी के आसपास का जो क्षेत्र है बिल्कुल रमणीय क्षेत्र है। और यहाँ पर जो अभयारण्य स्थापित किया गया वह धोक वनों के लिए जाना जाता है। लेकिन आज की तारीख में अखबारों की लाइनों के अनुसार हम देखते हैं हर वर्षा ऋतु में कहा जाता है रामगढ़ मर चुका है, उस बांध को लोगों ने मार दिया है अतिक्रमण कर करके। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जमवा रामगढ़ बांध की लोकेशन है, अभयारण्य की लोकेशन है जयपुर जिले में। जवाहर सागर लोकेशन कहां है? कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़। ये देखिए आप, देखिए जवाहर सागर बांध कोटा और बूंदी की सीमा पर है। दोस्तों, बांध की बात होगी तो कोटा और बूंदी की सीमा पर है। यहां पर ये कोटा है, ये बूंदी है। लेकिन यदि हम अभयारण्य की बात करेंगे, जवाहर सागर अभयारण्य की, बिल्कुल जल क्षेत्र में है, चंबल का एरिया है। तो यहां ये देखिए चित्तौड़गढ़ का जो खंडित भूभाग है ये भी इससे सटा हुआ है। ये कुल मिलाकर कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ तीनों जिलों की सीमाएं यहां पर बनती हैं। और इस वजह से जवाहर सागर अभयारण्य में ये 3 जिले शामिल हैं, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़। किसके लिए याद किया जाता है? अरे यार, चंबल का इलाका है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप, चंबल का एरिया है। और इस वजह से घड़ियालों के लिए आप इसको ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। चलिए, रामगढ़ विषधारी कहां लोकेशन है? बूंदी में। देखिए, शेरगढ़ में शेर नहीं है, शेरगढ़ अभयारण्य में शेर नहीं है, लेकिन रामगढ़ विषधारी में सांप नहीं है। इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। लोकेशन कहां है? बूंदी में। ये ज्योग्राफिकल लोकेशन, और इस ढंग से कई बार प्रश्न पूछा गया। आपको क्या ध्यान रखना है? एक और खास बात, ये देखिए बाघ, ऐसा अभयारण्य जिसमें बाघ परियोजना के बिना भी बाघ पाए जाते हैं। ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। राजस्थान में 3 बाघ परियोजनाएं संचालित हैं, सरिस्का में, रणथंभौर में, मुकुंदरा हिल्स में। लेकिन इन तीनों के अलावा यदि कहीं पर बाघ मौजूद हैं तो दोस्तों वो है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य में, जिसकी लोकेशन है बूंदी जिले में। राष्ट्रीय मरु उद्यान, हमने बात की थी राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की, उसमें राष्ट्रीय शब्द था लेकिन उसको नेशनल पार्क का स्टेटस प्राप्त नहीं था। ठीक इसी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय मरु उद्यान में भी राष्ट्रीय शब्द है लेकिन इसके बावजूद इसको नेशनल पार्क का स्टेटस प्राप्त नहीं हुआ है। केवल 3 सेंचुरीज हैं राजस्थान में जो राष्ट्रीय पार्क के रूप में जानी जाती हैं। थोड़ा ध्यान रखेंगे। स्थापना कब हुई? 1981 में। जिले कौन से हैं? जैसलमेर और बाड़मेर। इसका लगभग 1900 वर्ग किलोमीटर लगभग क्षेत्र, वर्ग किलोमीटर के आसपास, 1900 वर्ग किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र शामिल है जैसलमेर में, और लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र मौजूद है बाड़मेर में। तो कुल मिलाकर 2 जिलों में इसकी लोकेशन है। किसके लिए याद किया जाता है? दोस्तों, गोडावन राज्य पक्षी है, यह उसकी शरण स्थली है। राष्ट्रीय मरु उद्यान, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, काष्ठ जीवाश्म के लिए इसको जाना जाता है। देखिए, जीवाश्म किसको कहें? जो जैविक अंश हो, और जैविक अंश में हम जानते हैं कि सिर्फ प्राणी जात को ही शामिल नहीं किया जाता, उसमें वनस्पति को भी शामिल किया जाता है। दोस्तों, काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी। लकड़ी कहां से आती है?
वनस्पति से, इसका मतलब लकड़ी के अवशेष वहां पर पाए जाते हैं। इस वजह से इनको कहा जाता है काष्ठ जीवाश्म, ना सिर्फ काष्ठ अवशेष बल्कि काष्ठ जीवाश्म, क्योंकि वनस्पति को सजीव माना जाता है। और आपको ताजुब होगा ये बात जानकर, ये एक तो एक खास बात, राज्य में सबसे बड़ा है। इसको आप लोग करें, अपनी स्मृति में रखें। राज्य में सबसे बड़ा कितना? लगभग 3100 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, 3100 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ अभयारण्य। इसके साथ में आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, देखिए यहां के भूगर्भ में करोड़ों वर्ष पूर्व, करोड़ों कितना, लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व के कालखंड के दबे हुए लकड़ी के अवशेष, वनस्पति के अवशेष यहां पर पाए गए हैं। और उनको सुरक्षित रखने के लिए, चूंकि बड़ी ऐतिहासिक है, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की वो जिंदा कहानी है, उनको बताने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए इस अभयारण्य में को काष्ठ जीवाश्म उद्यान के नाम से जाना जाता है। ऐसी स्थिति में इसका नाम बनता है आकल क्षेत्र में आकल काष्ठ जीवाश्म उद्यान। आकल काष्ठ कहा जाता है, आकल वुड फॉसिल पार्क, फॉसिल इसलिए कि अवशेष हैं, जीवाश्म हैं। तो थोड़ा सा दोस्तों ये ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। अब एक और खास बात है, यदि राष्ट्रीय मरु उद्यान की लोकेशन कहां है, प्रश्न इस तरह से होता है, आपका जवाब जैसलमेर और बाड़मेर होगा। इन दोनों में से जो जिला आपके उत्तरों में शामिल है, आप उसको अपना उत्तर बनाएं, उस विकल्प को अपना उत्तर बनाएं। लेकिन पूछा जाता है कि ये काष्ठ जीवाश्म उद्यान कहां है, या आकल काष्ठ जीवाश्म उद्यान कहां है। दोस्तों आपको इसका जवाब देना है केवल जैसलमेर में। हमने कहा लगभग 1900 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जैसलमेर में है, लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बाड़मेर में है। तो ये जो 1900 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो जैसलमेर में है, उसी में आकल काष्ठ जीवाश्म उद्यान स्थापित किया गया है। वहीं पर आकल वुड फॉसिल पार्क की उपस्थिति पाई जाती है। बस्सी कहां है? एक बस्सी जयपुर में है, बहुत सारे बस्सी होंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं चित्तौड़गढ़ की। ये चित्तौड़गढ़ का बस्सी क्षेत्र है और यहां पर भी अभयारण्य पाया जाता है। देखिए ये दक्षिणी अरावली का क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत सारे अभयारण्य हम लोगों ने देखे। ये उदयपुर में फुलवारी की नाल था, जयसमंद था, यहाँ प्रतापगढ़ में सीता माता था, यहाँ हमने ये दर्रा, कोटा, मुकुंदरा हिल्स, ये पूरा का पूरा एरिया, ये ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। देखिए लॉजिकली आप इन चीजों को समझने की कोशिश करें, ये ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है, यहाँ जल उपलब्धता है, यहाँ पहाड़ी श्रृंखलाएं भी, अरावली की श्रृंखलाएं काफी ऊंची हैं, काफी सघन हैं, और इस वजह से यह वन्य प्राणियों के लिए स्वाभाविक रूप से सुरक्षा कवच का, शरण स्थली का रूप प्रदान करती हैं। और यहाँ पर बहुत सारे अभयारण्य पाए जाते हैं। तो बस्सी अभयारण्य की लोकेशन कहाँ है? चित्तौड़गढ़ जिले में। इसी के साथ हमने बात की थी, कुल अभयारण्यों की संख्या थी 26। यह 26वां अभयारण्य हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अंतिम जो अभयारण्य है उसका नाम है भैंसरोडगढ़ अभयारण्य। लोकेशन कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। और किसके लिए जाना जाता है? चंबल का इलाका है, और चंबल का इलाका है तो घड़ियालों के लिए इसको अच्छे से जाना जाता है। आप थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। देखिए घड़ियालों का संबंध दर्रा से है, मुकुंदरा हिल्स से है, क्योंकि चंबल और उसकी सहायक नदियों का एरिया है। घड़ियालों का संबंध चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ अभयारण्य से है। घड़ियालों का संबंध जवाहर सागर अभयारण्य से है, जो कोटा और बूंदी में की सीमा पर जो जवाहर सागर है उससे है, लेकिन चित्तौड़गढ़ में भी वो फैला हुआ है। इसी के साथ घड़ियालों का सबसे ज्यादा संबंध जोड़ा जाता है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य से। पूरी चंबल नदी के क्षेत्र को चंबल घड़ियाल अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये 26 अभयारण्यों को हमने डिस्कस किया। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी समझ आप लोगों की बन पाई होगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कुछ प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे और अब आपको जवाब देने हैं। जीवाश्म फोसिल के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। आपको जवाब देना होगा कौन सा अभयारण्य इसके लिए प्रसिद्ध है। आप जल्दी जवाब देके मुझे बताएं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, चंबल घड़ियाल, राष्ट्रीय मरु उद्यान, दर्रा या फिर सरिस्का। बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया। ये एच बाबू, सावित्री, गोदाराम, नीरज, प्रदीप, विकास, भागीरथ, शक्ति, रामधारी, भारत, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया। बिल्कुल सही जवाब है राष्ट्रीय मरु उद्यान। अगला प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे, टोडगढ़ रावली अभयारण्य किस जिले में स्थित नहीं है। आपकी मेमोरी की असली परीक्षा यहां होनी है। देखते हैं आपने कितनी शिद्दत के साथ इस प्रश्न को देखा। इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करें। और यह प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्जाम 2010 में। आप ये मान के चलिए कि आपके सामने परीक्षा है और आपको सही जवाब देना है। देखते हैं कितने लोग बता पा रहे हैं। बिल्कुल बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। प्रियंका बता रही हैं,
राम बाबू बता रहे हैं, ओम प्रकाश बता रहे हैं, वीरेंद्र बता रहे हैं, विनोद बता रहे हैं, सबने बी ऑप्शन दिया, बिल्कुल सबका सही है। भीलवाड़ा हमने बात की थी, कुंभलगढ़ अभयारण्य अजमेर में है, राजसमंद में है और पाली में है। अजमेर का टॉडगढ़ रावली क्षेत्र और उसी में तो इसकी लोकेशन है। बिल्कुल सही जवाब, बहुत सारी शुभकामनाएं। अगला हम देखेंगे जंतुआलय। दोस्तों चिड़ियाघरों का नाम आपने खूब सुना है, उनको जंतुआलय के नाम से जाना जाता है। कुल 5 जंतुआलय राजस्थान में है। ये देखिए, पहला बीकानेर जंतुआलय, केवल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के नाम से, उस शहर के नाम से इनका नामकरण किया गया। स्थापना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, आप केवल ध्यान रखें शहर के नाम से। ये बीकानेर जंतुआलय, उसके बाद में आप लोकेशन देख पा रहे हैं, ये जोधपुर जंतुआलय, इसी के साथ उदयपुर जंतुआलय, आप देख पा रहे हैं कोटा जंतुआलय और ये जयपुर जंतुआलय। अब ध्यान क्या रखना आपको परीक्षा की दृष्टि से, यद्यपि इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन वन्य जीवों का मामला है, हम लोग इसको भी नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा देखेंगे। देखिए बीकानेर जंतुआलय बंद पड़ा है। 5 जंतुआलय हैं, सरकारी रिकॉर्ड में है, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह बंद है। अब कितने जंतुआलय बचे? एक जोधपुर का बचा, एक उदयपुर का बचा, जयपुर बचा और कोटा बचा। ये 4 जंतुआलय हैं। ये कहां है? अगली स्लाइड से आपको इनका जवाब मिलेगा। आप इन जिलों को याद रखें, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और जयपुर, ये चारों संभाग मुख्यालयों के नाम भी हैं। दोस्तों राज्य में 4 जैविक उद्यान हैं। आपने 4 जंतुआलयों की भी बात की थी। आपने जोधपुर जंतुआलय था, उसको शिफ्ट किया गया है माचिया जैविक उद्यान में। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, हो सकता है कभी प्रश्न पूछा जाए, लेकिन फिर भी अपनी सामान्य समझ विकसित करने की दृष्टि से, अपना जनरल नॉलेज बढ़ाने की दृष्टि से इस बात को हम लोग स्मृति में रखने की कोशिश करेंगे कि जो 5 जंतुआलय थे उनमें से बीकानेर बंद है, शेष बचे 4। उन शेष 4 बचे हुए जंतुआलयों को जैविक उद्यानों में शिफ्ट किया जा चुका है। जोधपुर का जो जंतुआलय था उसको जोधपुर में माचिया जैविक उद्यान में शिफ्ट किया गया। उसके बाद में उदयपुर के जंतुआलय को वहां सज्जनगढ़, जिस अभयारण्य की हमने बात की थी, जो दूसरा सबसे छोटा है, उसी क्षेत्र में एक जंतुआलय या जैविक उद्यान संचालित है और उसमें उदयपुर के जंतुआलय को शिफ्ट किया गया। उसके बाद कोटा जंतुआलय को हमने डिस्कस किया था, वहां अभेड़ा जैविक उद्यान पाया जाता है, तो कोटा जंतुआलय को कोटा के अभेड़ा जैविक उद्यान में शिफ्ट किया जा चुका है। ठीक इसी तरह से ये जयपुर में, राजधानी शहर में हमने बात की थी नाहरगढ़ अभयारण्य की। दोस्तों नाहरगढ़ अभयारण्य में राज्य का प्रथम जैविक उद्यान रखा गया है। आप में से कितने लोग जयपुर के स्थानीय निवासी हैं? और बहुत सारे लोग, चूंकि राजधानी शहर है तो जयपुर घूमने जरूर आए होंगे। और जयपुर में यदि आप लोग घूमने आए हैं तो आपने रामनिवास बाग का बहुत सारे लोगों ने भ्रमण किया होगा। वहां चिड़ियाघर हुआ करता था, जंतुआलय, जयपुर का चिड़ियाघर, उसको इस नाहरगढ़ जैविक उद्यान में, इस अभयारण्य में शिफ्ट किया जा चुका है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 4 जंतुआलयों को 4 जैविक उद्यानों में शिफ्ट कर दिया गया है। कंजर्वेशन रिजर्व को हम लोग स्टडी करेंगे। आपको ध्यान रखना है संख्या का, जैविक उद्यान कितने हैं? 4। जिलों को आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। आपको ध्यान रखना है जंतुआलयों का कितने हैं, संख्या कितनी है? 5। कौन सा बंद पड़ा है? बीकानेर वाला। कंजर्वेशन रिजर्व, ये वन्य प्राणियों को, वनों को संरक्षित रखने का एक दूसरा उपाय है। नाम क्या है? कंजर्वेशन रिजर्व। यहां इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता, जितना वन्यजीव अभयारण्यों को जितना कठोर कानून बनाकर संरक्षित रखा जाता है उतना कठोर कानून यहां पर नहीं होता। लेकिन फिर भी जैव विविधता के संरक्षण की दृष्टि से राजस्थान में 11 स्थानों को कंजर्वेशन रिजर्व के रूप में चिन्हित किया गया है। पहला है जोहड़बीड़ गढ़वाला, लोकेशन कहां है? बीकानेर में। जोहड़बीड़ गढ़वाला, लोकेशन बीकानेर में। दूसरा आप देखेंगे गुढ़ा विश्नोईयान। देखिए विश्नोई समाज जोधपुर में होता है, थोड़ा सा याद रह जाएगा आपको। जोधपुर के जो लोग हैं उनको तो याद होगा ही होगा, लेकिन जो जोधपुर के अलावा जो दूसरे साथी हैं वो थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करेंगे। विश्नोईयान से इसको याद रखेंगे। इसकी लोकेशन है जोधपुर में। उसके बाद सुंधा माता। देखिए सुंधा माता का मंदिर कहाँ है? आपने खूब पढ़ा उसको। राजस्थान का पहला रोपवे, और भालुओं के लिए इसको याद किया जाता है। जालोर जिला काफी समृद्ध है भालुओं की दृष्टि से। ये 2 जिलों में फैला हुआ है, जालोर और सिरोही, दोनों जुड़वा हैं। तो सुंधा माता के नाम से जो कंजर्वेशन रिजर्व है उसकी लोकेशन है जालोर में। राजस्थान का पहला रोपवे, बिल्कुल आप कनेक्ट करें और इसको याद रखने की कोशिश करें। उसके बाद में है बीसलपुर। राजस्थान में राजधानी शहर जयपुर की आज की तारीख में लाइफलाइन बीसलपुर का बांध, यह टोंक का है। और बहुत सारे साथी बीसलपुर से भी जुड़े हुए थे, टोंक से जुड़े हुए थे हमारे साथ में, उनको काफी अच्छा लग रहा होगा। यहाँ भी एक कंजर्वेशन रिजर्व है बीसलपुर के आसपास, क्योंकि बड़ा बनास का ये एरिया है, वहाँ जल क्षेत्र है और यहाँ स्वाभाविक तौर पर वन और वन्य जीवों का एक आश्रय स्थल है बीसलपुर। 5 नंबर पर हम बात करें शाकंभरी कंजर्वेशन रिजर्व की। लोकेशन कहाँ है? 2 जिलों में, झुंझुनू और सीकर, दोनों जुड़वा जिले हैं। इसी के साथ
हम बात करेंगे, ये गोगेलाव और रोटू दो स्थान हैं, दोनों की लोकेशन कहाँ है? नागौर में। लोकेशन आप लोगों को ध्यान रखनी है, डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को याद रखना है, गोगेलाव और रोटू दोनों की लोकेशन है नागौर में। इसी के साथ आप बात करेंगे जवाई बांध की। देखिए जवाई नदी कहाँ पाई जाती है? पाली के आसपास, पाली का एरिया है, लूनी नदी तंत्र की बात है। और वहां पर हमने जब अपवाह तंत्र को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हमने जवाई बांध को भी डिस्कस किया था। दोस्तों इस जवाई बांध के क्षेत्र में चूंकि पानी की सहज उपलब्धता है इस क्षेत्र में, अतः वन और वन्य जीवों को स्वाभाविक तौर पर सुरक्षा दी जा सकती है, उनकी शरण स्थली है। और लेपर्ड यानी तेंदुआ के लिए इसको याद किया जाता है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, तेंदुआ की दृष्टि से आप जवाई बांध को याद रखेंगे। और जवाई बांध की लोकेशन है पाली में, तो आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, पाली में जवाई बांध और वहां है लेपर्ड। हम लोग शुभंकरों को डिस्कस करने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए इसी के साथ ये कोटा की लोकेशन है उमेदगंज पक्षी विहार, ये अगला कंजर्वेशन रिजर्व नंबर 9 कहां लोकेशन है? कोटा में। नंबर 10 पर है बांसियाल खेतड़ी, ये कहां है? लोकेशन कहां है दोस्तों? ये झुंझुनू जिले में इसकी लोकेशन है। और झुंझुनू में ही एक और कंजर्वेशन रिजर्व है जिसको बीड़ झुंझुनू के नाम से जाना जाता है। हम जब भौतिक प्रदेशों को पढ़ रहे थे, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को, हो सकता है कि आप में से बहुत से साथियों ने के पास परिष्कार वर्ल्ड ना हो, लेकिन जब हमने भौतिक प्रदेशों को डिस्कस किया था, हमने घास के मैदानों की बात भी की थी। उसको बीड़ कहा जाता है। एक बीड़ क्षेत्र झुंझुनू में है, दूसरा बीड़ घास पाई जाती है भरतपुर में। तो बीड़ के नाम से ये जो कंजर्वेशन रिजर्व है इसकी लोकेशन है झुंझुनू में। तो दोस्तों ये कुल 11 कंजर्वेशन रिजर्व हमारे सामने हैं। दोस्तों हाँ, ये सुंदरलाल यादव कह रहे हैं कि कंजर्वेशन का मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, इसका साधारण मतलब होता है कंजर्वेशन का संरक्षण, और रिजर्व का मतलब होता है आरक्षण। तो कुल मिलाकर वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अन्य जो प्रयास किए जाते हैं अभयारण्यों के बाद में, उनको कंजर्वेशन रिजर्व के नाम से जाना जाता है। ये साथी हमारे मिथुन यादव, बहुत बड़ी शुभकामना आपको। पहले तो नाम के लिए, एक जमाना था जब हम बच्चे थे तब मिथुन का नाम काफी अच्छे से याद किया जाता था और तरसते थे लोग कि काश मेरा नाम मिथुन चक्रवर्ती हो या मिथुन हो। चलिए क्या कह रहे हैं? सर मैं पहले बहुत परेशान था कि कैसे पढ़ाई करूं, कैसे चैप्टर समझूं। फिर मुझे YouTube पर परिष्कार वर्ड की कुछ वीडियो देखी, देखने पर मुझे पता चला कि अब मुझे और किसी संस्थान की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रणाम करते हैं आपके इस आंकलन को, और निश्चित तौर पर यह आपने काफ़ी सकारात्मक कॉम्प्लीमेंट दिया हम लोगों को, लेकिन नेगेटिव कमेंट भी यदि आपका हो तो वो भी हमारे सर माथे पे है। दोस्तों हम लोग एक लंबा अनुभव है, बेसिकली ये शिक्षार्थियों का नहीं, शिक्षकों का नहीं, शिक्षार्थियों का कॉलेज है। हम पहले शिक्षार्थी हैं, उसके बाद में हम लोग शिक्षक बनने की कोशिश करते हैं। और जो आप बात करें कि किसी संस्थान की जरूरत नहीं, बहुत सारे संस्थान है, वो भी अपना अपना फर्ज निभा रहे हैं, अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, सामाजिक सरोकार हैं। लेकिन ये तयशुदा बात है कि ये जो एक नया प्रयोग आप कोचिंग के सेक्टर में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये अनायास नहीं है। यहाँ हर क्षेत्र में, इस पीपीटी में, इसके हर क्षेत्र में काफ़ी बड़ी रिसर्च की गई है, कई लंबे वर्षों का अनुभव इसमें जुड़ा हुआ, और शायद यही वजह है कि आप इसकी विजिबल क्वालिटी, इसकी डायग्रामेटिकली क्वालिटी और कंटेंट की क्वालिटी इतनी अच्छी हो पाई है। और निश्चित तौर पर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आप लोग जुटे रहें बिल्कुल अपने आप के साथ में, परिष्कार के साथ में। कुछ प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे और मैं भी तैयार हूं आप लोगों को देखने के लिए। यह प्रश्न है, सुंधा माता कंजर्वेशन रिजर्व से संबंधित जिले हैं, आपको जवाब देना है, और मैं देखता हूं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, जोधपुर, टोंक, नागौर, जालोर, सिरोही। बिल्कुल आपको जवाब देना है, कितने लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। डी, ये बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया। ये हमारे सामने हैं, प्रिया तिवारी हैं, रेनू हैं, प्रकाश हैं, संदीप हैं, लक्ष्यवीर हैं, शक्ति हैं, किरण हैं। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और सही जवाब है जालोर और सिरोही। अगला प्रश्न है, तेंदुए के लिए पहचान रखने वाला कंजर्वेशन रिजर्व है, तेंदुए के लिए। और दोस्तों ये अभी आप लोग शुभंकरों को भी डिस्कस करने वाले हैं। अब आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, शाकंभरी, बीड़, जवाई बांध या उमेदगंज पक्षी विहार, कौन सा है? सही जवाब आपको बताना है। ये रोपवे की बात नहीं हो रही है, कुछ लोग बता रहे हैं रोपवे नहीं। आप विकल्पों को देखें और फिर आपको जवाब देना चाहिए।
सही जवाब आने लगे हैं। ये एच बहादू हैं, प्रिया तिवारी हैं, सुमन हैं, किरण हैं, देवेंद्र हैं, रश्मि हैं, मनोज हैं, निर्मला हैं, संजय हैं, घनश्याम हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। हमने बात की थी जवाई बांध के क्षेत्र में, जो पाली जिले में उसकी लोकेशन है, वो उसको लेपर्ड के लिए जाना जाता है और लेपर्ड को तेंदुआ भी कहा जाता है। दोस्तों, रामसर आर्द्र स्थलों की हम लोग बात करेंगे। क्या है रामसर आर्द्र स्थल? ईरान का एक शहर है। ईरान मरुस्थलीय क्षेत्र है। हम जानते हैं फारस की खाड़ी का एक देश, इराक का समीपवर्ती, भारत का समीपवर्ती, आजादी से पूर्व जो भारत था, आज की तारीख में पाकिस्तान का पश्चिमी मुल्क ईरान, यहां का एक शहर है रामसर। बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि विदेशी मुल्कों में, मुस्लिम देशों में रामसर जैसा शब्द हो सकता है क्या, शहर हो सकता है क्या? रामसर एक शहर है ईरान में। वहां दुनिया भर की आर्द्र भूमियों को संरक्षण देने के लिए नम क्षेत्र, क्योंकि जो नम क्षेत्र होते हैं, दलदली क्षेत्र होते हैं, आर्द्र भूमियां होती हैं, इनको वेटलैंड के नाम से जाना जाता है, गीले क्षेत्र होते हैं। और ये चूंकि स्वाभाविक रूप से भूमि में नमी यहां पर होती है, तो वनस्पति जात और प्राणी जात यानी जैव विविधता की दृष्टि से काफी संपन्न होते हैं। हमने वीडियो इस लेक्चर की शुरुआत में जैव विविधता की बात की थी, हमने पृथ्वी को बचाने की बात की थी, पारिस्थितिकी संतुलन की बात की थी। इस रामसर में, इस शहर में 1971 में 2 फरवरी 1971, इस डेट को भले ही आप लोग याद करें, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए आपको जरूरी है, रामसर साइट आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। 2 फरवरी 1971 में एक सम्मेलन हुआ और उसमें दुनिया भर की आर्द्र भूमियों को उसके पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षा देने के लिए, सतत पोषणीय उपयोग करने के लिए, उसका अविवेचित उपयोग ना हो, उसको सुरक्षा कवच देने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन कब हुआ? 2 फरवरी 1971 को। और 21 दिसंबर 1975 को यह संधि कार्यान्वित की गई। मतलब सम्मेलन या संधि हुई 1971 में, लेकिन इसको प्रभावी रूप से इसको कार्यान्वित किया गया 1975 में। इस रामसर आर्द्र स्थलीय सम्मेलन के अनुसार राजस्थान से 2 साइट्स को, 2 स्थानों को इसमें चिन्हित किया गया है, जिनको आर्द्र भूमियों के नाम से जाना जाता है। और निश्चित तौर पर यहां से प्रश्न पढ़ने की बहुत सारी संभावनाएं हैं, प्रश्न पूछा गया है, आप थोड़ा सा यहां ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। उसमें से पहला है केवलादेव घना पक्षी विहार। क्या खास बात है? हम जानते हैं कि यह नेशनल पार्क है, साइबेरियन क्रेन के लिए इसको जाना जाता है। इसकी खास बात है, यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। यूनेस्को ने, इस एजेंसी को भी आप लोग याद रखेंगे, यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। दोस्तों, कम से कम 500 प्रकार की प्राणियों की प्रजातियां, पक्षियों की प्रजातियां यहां पर पाई जाती हैं। और हमने बात की थी, एशिया भर में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन केंद्र है घना पक्षी विहार। इसको सुरक्षा देने के लिए, चूंकि आर्द्र भूमि है, झील क्षेत्र है यहां, और उसके चारों ओर इनको, पक्षियों को पोषण मिलता है, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। इस वजह से ये कभी संकटापन्न ना हो, इनको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इस रामसर कन्वेंशन के अनुसार केवलादेव घना पक्षी विहार को रामसर आर्द्र भूमि के तहत चिन्हित किया गया है। और यहाँ सबसे ज्यादा पक्षी विविधता पाई जाती है, इसको पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। यहाँ प्रत्येक शब्द वन लाइनर क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। सर्वाधिक पक्षी विविधता यहाँ पर है और यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर की सूची में रखा है। रामसर आर्द्र भूमि के रूप में इसको जाना जाता है। राजस्थान में 2 स्थान हैं जिनको रामसर आर्द्र स्थल के रूप में जाना जाता है। एक हुआ केवलादेव, दूसरा कौन सा है? सांभर झील क्षेत्र। कहां लोकेशन है? जयपुर में। यद्यपि झील की लोकेशन जयपुर और नागौर के बीच में है, दोस्तों इसको भी रामसर आर्द्र स्थल के रूप में जाना जाता है। सांभर को आप फोकस कीजिएगा, केवलादेव से कई बार प्रश्न पूछा गया, लेकिन अब हमारी ओर से सुझाव है, आप सांभर पर अपने आप को तैयार कीजिए। समय रहा और थोड़ा अनुकूल रहा तो हो सकता है कि सांभर को लेकर के हम एक वीडियो जारी करें, हम बनाएं, लेकिन फिर भी आप एक समझ बनाने की कोशिश करें। सांभर चर्चाओं में है। अमूमन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये एक कॉमन रूप से ये बात देखी गई है कि एग्जामिनर उन प्रश्नों को ज्यादा उठाते हैं जो चर्चा का केंद्र होते हैं। करंट की दृष्टि से, समसामयिक दृष्टि से जो विषय वस्तु चर्चाओं में होती है, उसको सब्जेक्ट के साथ जोड़ते हुए अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, अभी शीतकाल में दिसंबर जनवरी के आसपास आपने सुना होगा सांभर झील क्षेत्र में कम से कम 25 से 30 हजार पक्षी मारे गए। ये चर्चाओं के केंद्र में है और इस वजह से ये ना सिर्फ राज्य के स्तर पे, ना सिर्फ भारत के स्तर पे, वरन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह चर्चाओं के केंद्र में रहा। हो सकता है कि सांभर को लेकर के प्रश्न पूछा जाए। अब कई आयाम है सांभर के। इकोनॉमिक्स की दृष्टि से प्रश्न हो सकता है, सांभर कौन सा उद्योग है? सांभर साल्ट लिमिटेड, आप थोड़ा ध्यान रखें। सांभर को इतिहास की दृष्टि से पूछा जा सकता है, निर्माण किसने किया, कहां से निर्माण हुआ, कौन सा राजवंश था, हो सकता है इतिहास
की दृष्टि से आप लोग इसको देखें। पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से प्रश्न पूछा जा सकता है, कहाँ इसकी सीमाएं कहाँ हैं, कौन से जिले में होता है, या फिर एमएलए एमपी की दृष्टि से प्रश्न पूछे। पर्यावरण की दृष्टि से प्रश्न पूछा जा सकता है रामसर आर्द्र स्थल के रूप में। भूगोल की दृष्टि से प्रश्न पूछा जा सकता है, ये आंतरिक अपवाह का भारत भर में वरन विश्व भर में सबसे बढ़िया उदाहरण। हमने भौतिक प्रदेशों के दौरान इसको डिस्कस किया, हमने अपवाह क्षेत्र के दौरान, अपवाह तंत्रों के दौरान इसको डिस्कस किया। बहुत सारी नदियां आकर के इस झील में अपना जल गिराती हैं, अपने आप को विसर्जित करती हैं। तो ये भूगोल की दृष्टि से, पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से, हिस्ट्री की दृष्टि से, इकोनॉमिक्स की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से और वन्य जीवों की दृष्टि से, रामसर आर्द्र स्थल की दृष्टि से ये आज की तारीख में काफी महत्वपूर्ण विषय बन चुका है सांभर, और ये इंटरडिसिप्लिनरी है। इस अप्रोच के साथ आप सांभर को तैयार रखने की कोशिश करें। चलिए मृगवनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। कुल 7 मृगवन हैं। हमने बात की उद्यान कितने थे, 4, जंतुआलय कितने थे, 5, कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, 11, अभयारण्य कितने हैं, 26, राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क 3, बाघ परियोजनाएं 3। ठीक इसी तरह से मृगवन कितने हैं, 7। कौन से हैं ये देखिए, जोधपुर में 2 मृगवन हैं, माचिया सफारी पार्क और अमृता देवी मृगवन खेजड़ली। दोनों की लोकेशन है, हमने इनको याद भी किया, श्रद्धांजलि भी दी लेक्चर की शुरुआत में। और क्यों ना हो, निश्चित रूप से इन्होंने वन और वन्य जीवों को अपने संस्कारों में शामिल किया, अपने प्राणों का बलिदान दिया, और इन्हीं के नाम पर यह मृगवन समर्पित किया गया, अमृता देवी के नाम पर, इन्हीं के गांव के आसपास खेजड़ली की लोकेशन में। तीसरा मृगवन है सज्जनगढ़ में। ये देखिए, सज्जनगढ़ अभयारण्य भी है, सज्जनगढ़ जंतुआलय भी है, और सज्जनगढ़ जैविक उद्यान भी है, और सज्जनगढ़ मृगवन भी है। इस दृष्टि से आप ध्यान रखेंगे। लोकेशन है उदयपुर में। चौथा मृगवन है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। 5वां है पुष्कर, जिला अजमेर। पुष्कर का मृगवन है पंचकुंड क्षेत्र में, अजमेर में इसकी लोकेशन है। और 6 और 7 नंबर के 2 मृगवन हैं जयपुर जिले में। इनमें एक है नेशनल हाईवे, जो दिल्ली और जयपुर का राजमार्ग है, उसके ऊपर लोकेशन है शाहपुरा। शाहपुरा बिल्कुल राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे इसकी लोकेशन है, संजय उद्यान की। और दूसरा है जयपुर में सेक्रेटरीट सचिवालय है, उससे घिरा हुआ एक मृगवन, अशोक विहार के नाम से उसको जाना जाता है। कुल ये 7 मृगवन है। इनकी लोकेशंस को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। सज्जन राम कह रहे हैं, गुरुजी आपको मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं, और आपके परिष्कार टीम में वास्तव में अच्छी क्वालिटी के वीडियोस हैं। जय हिंद, जय भारत, जय परिष्कार, जयपुर टीम। जी हाँ, मुझे भी बोलना पड़ेगा, जय भारत, जय हिंद, जय परिष्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप जुड़े रहिए और निश्चित रूप से आप लाभ कमाइए। आप कमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ आप अपने आप को मजबूत भी करें। आप कोशिश करें कि आप बहुत जल्द किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने आप को सफल करें। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। हम बात करेंगे जैव विविधता स्थलों की। कितने हैं? 5 हैं। जैव विविधता क्यों? देखिए दोस्तों, 2 चीजें हैं। एक होती है वनस्पति जात और दूसरी है प्राणी जात, फ्लोरा एंड फोना। दोनों की बात हो रही है। इन दोनों को संरक्षण देने की दृष्टि से कुछ जैव विविधता स्थल यहां पर चिन्हित किए गए हैं। इनकी संख्या है 5। चलिए हम लोग देखते हैं। एक है आकलवुड फॉसिल पार्क। कौन सा? अब संपूर्ण राष्ट्रीय मरु उद्यान की बात नहीं की जा रही है, हमने उसको अच्छे से डिस्कस किया था। जब राष्ट्रीय मरु उद्यान की बात होगी तो उसकी लोकेशन है जैसलमेर और बाड़मेर, लेकिन जब आकलवुड फॉसिल पार्क की बात होगी तो दोस्तों उसकी लोकेशन है केवल जैसलमेर में। अब बाड़मेर उसमें शामिल नहीं है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। कई लोग यहाँ कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, एक भ्रम की स्थिति में होते हैं। चूंकि आकलवुड फॉसिल पार्क की लोकेशन मरु उद्यान में है और मरु उद्यान की लोकेशन जैसलमेर और बाड़मेर दोनों में है, इस वजह से हम लोग कई बार भ्रम में होते हैं। देखिए, जैव विविधता स्थल के रूप में पहला है आकलवुड फॉसिल पार्क और इसकी लोकेशन जैसलमेर में है, बाड़मेर में नहीं है। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। उसके बाद में है उदयपुर में 2 जैव विविधता स्थल हैं। एक है केवड़ा की नाल और दूसरा है रामकुंड। रामकुंड और केवड़ा की नाल, इन दर्रों को हमने डिस्कस किया था जब हम अरावली को पढ़ रहे थे। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके बाद में है अजमेर का नाग पहाड़, काफी फेमस है, काफी प्रसिद्ध है। अरावली का काफी विस्तृत रूप वहां देखा जाता है और दोस्तों इस स्थल को भी जैव विविधता स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। 5वां है मनसा माता छापोली। लोकेशन कहां है? झुंझुनू में। तो चलिए, ये 5 जैव विविधता स्थल हैं। अब हम प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आप इस प्रश्न पर थोड़ा सा विचार करें। अभेड़ा जैविक उद्यान कहां स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तब तक मैं फिर अपने आप को थोड़ा रिचार्ज करता हूं।
सही जवाब दीजिए, क्या इसका सही जवाब है? अभेड़ा जैविक उद्यान कहां स्थित है? ऑप्शन बी, बहुत सारे लोगों ने दिया। दिनेश कुमार सबल, इनका जवाब है ऑप्शन बी यानी कोटा। प्रदीप योगी कह रहे हैं, रीना जहांगीर कह रही हैं, राजू ने सही जवाब दिया, रामेश्वर प्रसाद कह रहे हैं बी, सुमन मून कह रही हैं बी, संजय धाकड़, एच भांदू, बहुत सारे दोस्तों ने बिल्कुल सही जवाब दिया इसका। और इसकी सही लोकेशन है अभेड़ा जैविक उद्यान की कोटा में, जहां कोटा का जंतुआलय शिफ्ट किया गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितने रामसर नम क्षेत्र हैं? सरल सा प्रश्न है, 2, एक केवलादेव घना पक्षी विहार और दूसरा सांभर झील क्षेत्र। शुभंकरों को डिस्कस करेंगे दोस्तों, अपने आप को तैयार रखें, काफी मनोरंजक हैं। देखिए, वन्य जीवों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने की दृष्टि से इनके प्रति एक मोह कायम हो, थोड़ा सा एक अपनापन कायम हो, लोग इनको संरक्षण देना शुरू करें और इसको अपने जीवन का एक संस्कार बनाना शुरू करें। इस वजह से सरकारी स्तर पर यह प्रयास किए गए। राजस्थान के 33 जिलों के लिए 33 शुभंकरों को सुनिश्चित किया गया है। वो 33 वन्य प्राणी हैं, वो प्राणी हैं, और वहां आपको थोड़ा सा देखना होगा, यदि आप अपने आप को रिकॉल कर पाएंगे, आपको देखना होगा कि किस जिले की खास, किस वन्य प्राणी का संबंध किस जिले से है। दोस्तों उसी को लगभग उस जिले का शुभंकर बनाया गया है। देखिए, हमने संभाग की दृष्टि से किया, या हमें लगा कि राजस्थान, पूरे राजस्थान को एक साथ डिस्कस करेंगे, थोड़ी सी मुश्किल होगी आपके सामने, इसलिए हमने राजस्थान को इन तमाम 33 जिलों को 7 संभागों में बांटा। हम संभाग की दृष्टि से इन जिलों को, इन शुभंकरों को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जोधपुर, कुरजा, खींचन गांव को आप लोग अपनी स्मृति में लॉक करें। खींचन, इसको खींचन भी कहा जाता है, खींचन। फलोदी आप लोग जानते हैं, राजस्थान परिचय और राजस्थान भौतिक प्रदेशों को हमने डिस्कस किया था, जलवायु को हमने डिस्कस किया था। फलोदी राजस्थान के शुष्कतम क्षेत्रों में से एक, उसके आसपास एक गांव है खींचन। इस खींचन गांव में ये कुरजा नाम का विदेशी पक्षी, प्रवासी पक्षी, जो साइबेरियन क्रेन की तरह है, ये भी एक क्रेन है, और ये खींचन गांव में आता है। खींचन गांव को इसको अच्छे से याद किया जाता है। इसके लिए ताल छापर अभयारण्य की हमने बात की थी, काले हरिणों के लिए, कृष्ण मृग के लिए। वहां काले हरिण के साथ साथ कुरजा भी पहुंचता है। कुरजा काफी प्रसिद्ध है, यह स्थानीय नाम है, मूलतः यह विदेशी प्रवासी पक्षी है, लेकिन दोस्तों ताल छापर से ज्यादा इसका लिंक है जोधपुर के खींचन गांव से। थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, और इस वजह से जोधपुर का शुभंकर है कुरजा। पाली, जवाई बांध को याद करें, जवाई अभयारण्य को बात करें, कंजर्वेशन रिजर्व को आप लोग याद करें, वहां हमने बात की थी लेपर्ड की, तेंदुए की, और पाली का शुभंकर है तेंदुआ। उसके बाद बारी आई सिरोही की। आप लोग अनुमान लगाएं थोड़ा सा, सिरोही में क्या था, कौन सा प्राणी था, कौन सा अभयारण्य था? हमने बात की थी माउंट आबू अभयारण्य, और माउंट आबू अभयारण्य में कौन सा प्राणी पाया गया था? जंगली मुर्गा, और इसको सिरोही का शुभंकर बनाया गया। फिर हम चलते हैं जालोर में, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, फिर रिकॉल करेंगे अपने आप को। जालोर में सुंधा माता का मंदिर है, वहां कंजर्वेशन रिजर्व भी है, और दोस्तों जालोर में भालू बहुत सारे पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा समृद्ध है भालुओं को लेकर के, इसलिए जालोर का शुभंकर है भालू। बाड़मेर, मरु लोमड़ी, मरुस्थल के लिए जैसलमेर और बाड़मेर को बहुत याद किया जाता है, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर को। अब देखिए, मरु लोमड़ी बिल्कुल मरुस्थली शब्द है, ये बाड़मेर का शुभंकर है, और जैसलमेर के लिए आप गोडामन को सुनिश्चित करें। मरु उद्यान, आकलवुड फॉसिल पार्क, हमने बात की थी कि गोडामन की शरण स्थली है, तो जैसलमेर का शुभंकर रखा गया है गोडामन को। ये राज्य पक्षी है हमारा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, और यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया, छोटी कक्षाओं से संभवतः आपने इसको याद भी किया हुआ है। हमारा राज्य पक्षी है गोडामन, लुप्त प्राय है, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। हमारे सामने है बीकानेर संभाग, 4 जिले हैं, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। चलिए देखते हैं दोस्तों, यह आपके सामने छोटा किलकिला, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ का शुभंकर है छोटा किलकिला, ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ चूरू का शुभंकर है कृष्ण मृग। ताल छापर से आप इसको कनेक्ट करें, ताल छापर की लोकेशन कहां है? चूरू में, और इस वजह से ताल छापर को या चूरू को कृष्ण मृग से या काले हरिण से जाना जाता है, ये इसका शुभंकर है। बीकानेर, भट्ट तीतर, बिल्कुल इसको ध्यान रखने की कोशिश करें, बीकानेर का शुभंकर है भट्ट तीतर। कुछ चीजों को हमें याद रखना होगा, लेकिन एक अच्छी दृष्टि से पूरी एकाग्रता के साथ यदि आप जुड़े होंगे तो आप यहीं पर ये 33 शुभंकर आपको याद होंगे। चिंकारा, श्री गंगानगर का शुभंकर है, मरुस्थली क्षेत्र है, और यहाँ पर ये शाकाहारी जंतु काफी पाया जाता है। ये वही चिंकारा है जिसका शिकार किया गया था कुछ बॉलीवुड सितारों के द्वारा, और जो आज तक ये विवादास्पद मसला बना हुआ है।
चलिए हम अजमेर संभाग को लेकर बात करेंगे। नागौर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा 4 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए सबसे पहले है नागौर, इसका शुभंकर कौन है? राजहंस, बड़ी आसानी से याद होने वाला है अजमेर संभाग। और दूसरा हम देखेंगे भीलवाड़ा, शुभंकर कौन है? मोर, राष्ट्रीय पक्षी है हमारा। राष्ट्रीय पक्षी कहां का शुभंकर है? भीलवाड़ा का। तीसरा है हंस, देखिए नागौर का राजहंस और टोंक का हंस दोनों अजमेर संभाग के जिले हैं, थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। टोंक का हंस और नागौर का राजहंस। अब भीलवाड़ा का मोर है, अजमेर का खड़मोर है, बिल्कुल शायद आपको याद हो गया होगा। ये चारों एक ही संभाग हैं। अजमेर और भीलवाड़ा में मोर और खड़मोर है, नागौर और टोंक में हंस और राजहंस हैं। इनको थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ अगला संभाग है हमारे पास जयपुर, राजधानी शहर वाला संभाग। ये देखिए 5 जिले इसमें हैं, जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू और सीकर। सबसे पहले बात करेंगे सीकर में शाहीन एक पक्षी होता है और इसका सीकर का शुभंकर है शाहीन। जयपुर का है चीतल, बहुत सारे पाए जाते हैं। अशोक विहार जिस मृगवन की हमने बात की थी वहां बहुत सारे चीतल हैं और चीतल को शुभंकर बनाया गया है जयपुर का। दौसा का शुभंकर है खरगोश, अलवर का शुभंकर है सांभर। इसी के साथ झुंझुनू का शुभंकर है काला तीतर। दोस्तों तीतर थोड़ी देर पहले हमने इसको देखा था। बीकानेर का शुभंकर है भट्ट तीतर और झुंझुनू का शुभंकर है काला तीतर। ये थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हम उदयपुर संभाग को डिस्कस करते हैं, देखते हैं कौन से शुभंकर यहां पर हैं। ये देखिए कब्र बिज्जू, और कहा जा रहा है कि ये लुप्त प्राय है। रेड डाटा बुक में इसकी एंट्री है और उदयपुर का इसको शुभंकर बनाया गया है। बड़ी भयानक आवाज करता है, कब्र में रहता है और कहा जाता है कि ये कब्र से मुर्दों को निकाल लाता है और उनका भक्षण करता है। कब्रिस्तानों, शमशानों के पास में ये ज्यादा पाया जाता है। बड़ी भयानक आवाज निकालता है और इस वजह से कई लोगों में ये किंवदंती बन जाती है, एक अंधविश्वास पैदा हो गया। शमशान के पास जब डरावनी आवाजें आती हैं, लोग कहते हैं कि भूत प्रेत या किसी चुड़ैल की आवाज थी। वो कब्र बिज्जू की आवाज है दोस्तों, और बड़ा सहज ही तर्क इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये मुर्दों का भक्षण करता है और निश्चित तौर पर बड़ी भयानक आवाज निकालता है। तो आप डरे नहीं यदि इस तरह के क्षेत्रों से आप लोग गुजरते हैं। कब्र बिज्जू उदयपुर का शुभंकर है। उसके बाद जांघिल को डूंगरपुर का शुभंकर बनाया गया। बांसवाड़ा को जल पीपी, देखिए जल से इसका संबंध है। बांसवाड़ा और झालावाड़ ज्यादा जल वाले क्षेत्र हैं, ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बांसवाड़ा का शुभंकर है जल पीपी। उसके बाद प्रतापगढ़, आप स्वयं अनुमान तक पहुंचे। मैं देखता हूं प्रतापगढ़ का शुभंकर क्या हो सकता है। कितने लोग सही जवाब देंगे, कितने लोग अपने आप को रिकॉल कर पाएंगे, आप कितनी दूरदृष्टि से सोच पाएंगे। चलिए मैं इंतजार करूंगा आपके जवाब का। प्रतापगढ़ का शुभंकर क्या हो सकता है, आपको बताना है। किस चीज के लिए प्रतापगढ़ को याद किया जाता है? कोई वन्य जीव है क्या प्रतापगढ़ में? कोई अभयारण्य हो, कोई वन्य जीव हो, आप बताने की कोशिश करें। वेरी गुड, पहला जवाब आया प्रदीप सेन का, उड़न गिलहरी। गोविंद सेन उड़न गिलहरी, संगीता उड़न गिलहरी। वेरी गुड, आपने सही जगह दिमाग दौड़ाया। और प्रतापगढ़ में सीता माता अभयारण्य है और दोस्तों उड़न गिलहरी इसका सही जवाब है। चित्तौड़गढ़ का शुभंकर है चौसिंगा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और नहीं तो कम से कम इन वर्णों को पहचान लें। ये पहले वर्ण को आप थोड़ा सा, अक्षर को थोड़ा सा ध्यान दें और यहां से पकड़े। चित्तौड़गढ़ का शुभंकर है चौसिंगा। अब बात आई राजसमंद की। अब वापस आपकी एक परीक्षा है, आपको देखना है, बताना है थोड़ा सा राजसमंद का शुभंकर क्या हो सकता है। आपको बताना है कोई अभयारण्य है क्या, कोई लिंक बन रहा है क्या, आप थोड़ा सा बताएंगे। मैं फिर वेट करूंगा आपके जवाब का। नहीं, उड़न गिलहरी का जवाब हो चुका है, आप आगे जवाब बताएं। प्रतापगढ़ को फोकस करें आप लोग। उड़न गिलहरी का जवाब आ रहा है अभी तक। राजसमंद का शुभंकर बताना है आपको। क्या शुभंकर हो सकता है राजसमंद का? जी नहीं, राजसमंद का घड़ियाल नहीं है। वेरी गुड, फिर पहला जवाब आया प्रदीप सेन का भेड़िया। श्रवण का आया भेड़िया, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। अब आप सही दिशा तक पहुंचे हैं, बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। कुंभलगढ़ अभयारण्य है, हमने बात की थी 3 जिलों में उसकी लोकेशन है, राजसमंद, पाली और उदयपुर। और राजसमंद की एक लोकेशन है कुंभलगढ़। उस कुंभलगढ़ शहर के नाम से, उस टाउन के नाम से अभयारण्य का गठन किया गया और उसको हमने डिस्कस किया था, भेड़िया के लिए उसको जाना जाता है। दोस्तों राजसमंद का जो शुभंकर है वो है भेड़िया। चलिए
इसी के साथ हम कोटा संभाग की ओर आपको लिए चलते हैं। दक्षिण पूर्व का संभाग है, सबसे ज्यादा वर्षा वाला है, सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग है। और ये देखिए बूंदी का सुरखाब, बारिश अच्छी होती है, थोड़ा सा ध्यान रखें, काफी सुख चैन मिलता है। और सुरखाब यहाँ का शुभंकर है। उसके बाद हम बात करेंगे, ये देखिए बड़ा चंचल है, बहुत शैतान है ये, ऊद बिलाव, कहाँ का, कोटा का शुभंकर है। झालावाड़ का शुभंकर है गागरोनी तोता। हमने बात की थी दर्रा अभयारण्य की खास पहचान है गागरोनी तोता। झालावाड़ में गागरोन है और आहू और काली सिंध के किनारे पे है, और उसी क्षेत्र में गागरोनी तोता पाया जाता है, जिसको झालावाड़ का शुभंकर बनाया गया है। मुझे लगता है आप लोग याद रख पाएंगे। अब दोस्तों बचता है बारां। देखते हैं बारां का शुभंकर क्या है। नदियों का इलाका है, जलचर यहां पर बहुतायत से पाए जाते हैं, और मगरमच्छ को बारां का शुभंकर बनाया गया है। देखिए आप यदि लॉजिक से भी सोचेंगे, हमने बात की कई दफा, कई मसलों पर, हमने कई अवसरों पर हमने बात की कि दक्षिण पूर्व का संभाग सबसे ज्यादा पानी या वर्षा या जल उपलब्धता वाला संभाग है, और इस वजह से यह स्वाभाविक है कि यहां पर मगरमच्छ पाए जाते हैं। बारां का जो शुभंकर है वो है मगरमच्छ। अब हम आपको लिए चलते हैं भरतपुर संभाग की ओर, राजस्थान का सबसे छोटा संभाग। देखिए ये भरतपुर है, 4 जिले आपके सामने हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। देखते हैं इनके शुभंकर कौन से हैं। अब आप स्वयं सोचें पहले भरतपुर का कौन सा हो सकता है, और मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा में हूं। देखें भरतपुर कहां, कौन सा वन्य प्राणी कंसीडर करता है भरतपुर का शुभंकर बनने के लिए। बिल्कुल फटाफट आप लोगों को जवाब देना है, कौन सा हो सकता है। बिल्कुल प्रदीप सेन ने फिर जवाब दिया। ये प्रदीप सेन ने बहुत सारे जवाब दिया। सारस, साइबेरियाई सारस भरतपुर का शुभंकर है। दोस्तों उसी के साथ में सवाई माधोपुर, बाघों के लिए उसको जाना जाता है, बाघ परियोजना संचालित है रणथंभौर में, और सवाई माधोपुर का शुभंकर है बाघ। देखिए आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल यहां इसी लेक्चर में आपके 15, 20, 25 तक शुभंकर याद होंगे। आप एक बार और 24 घंटे में इसको रिकॉल कीजिएगा, आप बिल्कुल ये कंठस्थ होंगे आपको। और करौली का शुभंकर है घड़ियाल, चंबल का एरिया है। देखिए ये चंबल नदी यहां से बह रही है, यहां इनकी दक्षिणी पूर्वी सीमा से हम देख पा रहे हैं कि सवाई माधोपुर के हिस्से में बाघ आ गया और धौलपुर के हिस्से में पचीरा आ गया। अब घड़ियाल को किसका शुभंकर बनाया, मगरमच्छ बारां के हिस्से में चला गया, और हमने देखा बूंदी के हिस्से में सुरखाब चला गया, कोटा के हिस्से में ऊद बिलाव चला गया, अब चित्तौड़गढ़ के हिस्से में चौसिंगा चला गया। अब चंबल का इलाका है, तो चंबल किसको करौली का शुभंकर बनाए, घड़ियाल। घड़ियाल हिस्से किसके हिस्से में आया, करौली के हिस्से में। थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये शुभंकर हम लोगों ने देखे, और ये अब एक बार फिर आपकी परीक्षा, अपने आप को तैयार करें और आपको जवाब देना है। बड़े मनोरंजन पूर्ण तरीके से हम लोग जवाब तक पहुंचेंगे। एक तरफ आपके शुभंकर हैं, दूसरी तरफ आपके कुछ जिले हैं, आपको बताना है सीकर का शुभंकर कौन सा है। जोधपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर और बीकानेर। चलिए आप मेरे साथ साथ चलने की कोशिश करेंगे। सीकर का शुभंकर है शाहीन, उसी के साथ जोधपुर का शुभंकर है कुरजा, उदयपुर का है कब्र बिज्जू, डूंगरपुर का है जांघिल, चित्तौड़गढ़ का चौसिंघा, और यहां श्रीगंगानगर में मैं अपने आप को रोकता हूं। अब जवाब देना है आपको। श्रीगंगानगर का शुभंकर कौन है, आपको बताना है। श्रीगंगानगर का शुभंकर कौन है। श्रीगंगानगर, वेरी गुड। ये जवाब आया हमारे पास श्रवण जाट का, सारस और चिंकारा। हाँ, कैसाराम भाटी चिंकारा, सीमा यादव चिंकारा, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। श्रीगंगानगर का है चिंकारा और बीकानेर का है भट्ट तीतर। झुंझुनू का याद रखिए, झुंझुनू का है काला तीतर और बीकानेर का है भट्ट तीतर। तो दोस्तों यहां हमने इनको डिस्कस किया, और इसके बाद में हम कुछ तथ्यों पर विचार करेंगे। वन्य जीवों से संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित कुछ तथ्य हो सकता है वहां से प्रश्न पूछे जाए। देखिए आखेट निषिद्ध क्षेत्रों से कभी सीधा प्रश्न नहीं आया, लेकिन आप थोड़ा सा इसको याद रखने की कोशिश करेंगे। राजस्थान में कुल
33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र हैं जिनको शिकार की दृष्टि से बिल्कुल प्रतिबंधित किया गया है। जितने चीजें हमने देखी, जैविक उद्यानों को, अभयारण्यों को, बाघ परियोजनाओं को, नेशनल पार्क्स को, ये जितनी चीजें, कंजर्वेशन रिजर्व्स को, जितनी चीजें हमने देखी, वहां शिकार प्रतिबंधित है। लेकिन इसके अलावा कुछ खुले वन क्षेत्रों में भी आखेट निषिद्ध क्षेत्र बनाए गए हैं और इनकी संख्या है 33। राज्य पक्षी हमारा गोडावन है। कई बार यहां से प्रश्न पूछा गया है। इसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है, कई बार पूछा गया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसको कहा जाता है? एक तथ्य आप लोग याद रखेंगे, राज्य में 2 राज्य पशु हैं। एक है चिंकारा, वन्य जीव पशुओं की श्रेणी से, और दूसरा है ऊंट। रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है इसको। रेगिस्तान की पहचान है, राजस्थान की पहचान है, और इस वजह से इसको वन्य पशुधन श्रेणी से राज्य का पशु नामित किया गया। वन्य प्राणी सप्ताह है, अक्टूबर का प्रथम सप्ताह। हम लोग वन्य जीवों को पढ़ रहे हैं, इसलिए वन्य प्राणी सप्ताह को भी थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह को वन्य प्राणी सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस, ये जैव विविधता का मसला है, वनों का, वन्य जीवों का, ये 22 मई को मनाया जाता है। इसी के साथ भारत में टाइगर मैन, ये कैलाश सांकला है और यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है। राजस्थान में टाइगर मैन की संज्ञा दी गई है फतेह सिंह राठौड़ को। देखिए, दोनों राजस्थान से हैं, लेकिन कैलाश सांकला को भारतवर्ष तक याद किया जाता है और राजस्थान का टाइगर मैन कहा जाता है फतेह सिंह राठौड़ को। इसके साथ में आप अशोक टांक को भी थोड़ा सा ध्यान रखिए, कैमल मैन के नाम से इनको जाना जाता है। तो दोस्तों, ये हम यहां इसको समाप्त करेंगे और कुछ प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, कांस्टेबल 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। केवल विगत परीक्षा का प्रश्न ना समझें, इसको संभावित प्रश्न के रूप में भी आप लोग देखें। राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया? बड़ा सीधा है, गोडावन। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? कांस्टेबल 2012-13 में यह प्रश्न पूछा गया। बड़ा सतही है, आप नजरअंदाज ना करें, बिल्कुल इन सब चीजों को अपनी स्मृति में रखने की कोशिश करें। गोडावन को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष एवं राज्य पशु का सही सुमिलित समूह कौन सा है? और कांस्टेबल 2013-14 में इस प्रश्न को पूछा गया। दोस्तों, राज्य पक्षी है गोडावन, राज्य वृक्ष है खेजड़ी और राज्य पशु है चिंकारा, और यह सही जवाब है ऑप्शन डी में। एक सूचना है मित्रों आपके लिए, और निश्चित तौर पर यह काफी जरूरी सूचना लगी, इसलिए यहां लेक्चर के बीच में रोककर आप लोगों को सूचित किया जा रहा है। कल शाम 5 बजे राघव सर, डॉक्टर राघव प्रकाश जी लाइव आएंगे एक मोटिवेशनल लेक्चर के साथ। रीट में मेरिट बनेगी हिंदी से, यह उनके लेक्चर का टॉपिक होगा, और निश्चित तौर पर आप उनको सुनिए। हम पढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन मूलतः हम लोग शिक्षक भी हैं, हम लोग शिक्षक हैं, और जब राघव सर को सुनने का मौका मिलता है, हमें लगता है बहुत सारा ज्ञानवर्धन होता है। आप लोग मिस मत कीजिएगा, इसको सुनिएगा, इनके लेक्चर को सुनिएगा बड़े तसल्ली के साथ, समय निकालकर, पूरी एकाग्रता के साथ में। चलिए, अगला प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे। कांस्टेबल 2010-11 में यह प्रश्न पूछा गया, प्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं राजस्थान के मुख्य वन्य जीव संरक्षक, ये देखिए, ये उनका पदनाम है, डेजिग्नेशन है, जिन्हें टाइगर मैन के नाम से भी जाना जाता है। कौन है? ये 4 ऑप्शन हमारे साथ हैं, कैलाश सांकला, राजेंद्र सिंह, सीताराम लालस, वाल्मीकि थापर। दोस्तों, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था आपको कि हम फतेह सिंह राठौड़ को याद रखें या कैलाश सांकला को याद रखें। अमूमन 2 ऑप्शन एक साथ नहीं आते, और बड़े स्पष्ट तौर से आप यहां सही जवाब तक पहुंच सकते हैं। उनका नाम है कैलाश सांकला, टाइगर मैन। चलिए, अब बारी है पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को डिस्कस करने की। हम चलते हैं इन प्रश्नों पर। उद्योग निरीक्षक का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा, और मैं उत्तर तक पहुंचूं, आप कोशिश कीजिएगा कि इन प्रश्नों का आप ठीक ठीक जवाब दे पाएं। समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी हम लोग करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है? सबसे छोटा, हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। सही जवाब है, आप केवल ऑप्शन का नाम लिखें, आप ये पूरा वो ना लिखें, आप केवल ऑप्शन का क्रमांक लिखें, A, B, C या D, जल्दी आप जवाब दे पाएंगे। और ये सही जवाब है इसका केवलादेव। ये गलत जवाब दिया आपने, सही जवाब है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं? वन्यजीव अभयारण्यों की बात की जा रही है दोस्तों। सेकंड ग्रेड 2010 में यह प्रश्न पूछा गया, संख्या को आप लोग याद रखें। यहां सही इसका जवाब है ऑप्शन बी, 26 वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में पाए जाते हैं। कॉलेज लेक्चरर, बड़ी महत्वपूर्ण परीक्षा है। 2014 में इस प्रश्न को पूछा गया, राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से भी जाना जाता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान की बात की जा रही है, और दोस्तों इसका दूसरा नाम पूछा जा रहा है वनस्पति पार्क, वन्यजीव उद्यान, जीवाश्म उद्यान या घास क्षेत्र पार्क।
हमने डिस्कस किया था, वहां लकड़ी के अवशेष पाए जाते हैं, काष्ठ जीवाश्म में, और इस वजह से इसको कहा जाता है जीवाश्म उद्यान। कांस्टेबल 2018, देखिए वन्य जीवों के संरक्षण के लिए किए गए कार्यों की पहचान करें। दोस्तों अब ये सामान्य समझ का प्रश्न है, आप स्वयं भी सोचें, पढ़ें इसको। राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों की स्थापना, अब वन्य जीवों के संरक्षण की बात की जा रही है। कौन से कार्य हो सकते हैं जहां से आपको लगता है कि इनसे वन्य जीवों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकता है? राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों की स्थापना करना, वन्य जीवों के शिकार पर रोक लगाना, वन रोपण करना। देखिए तीनों काफी महत्वपूर्ण है और इस दृष्टि से हमारा सही जवाब बनता है डी, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सेकंड ग्रेड जीके की जो एग्जाम लगी 2017 में फर्स्ट पेपर में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया, रामसर कन्वेंशन के अनुसार निम्न में से कौन सा अभयारण्य वेटलैंड यानी नम भूमि के रूप में चयनित किया गया? केवलादेव, सरिस्का, शेरगढ़ और जयसमंद। चार ऑप्शन आपके सामने हमने डिस्कस किया था। 2 वेटलैंड राजस्थान में मौजूद हैं रामसर कन्वेंशन के अनुसार। आपको बताना है वो कौन सा विकल्प यहां पर है। आपके सामने है उत्तर ए, केवलादेव घना पक्षी विहार। कांस्टेबल 2013-14 का प्रश्न, और प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यहां थोड़ा सा हम लोग जोड़ लगाएंगे। और दोस्तों ये देखिए, मुकुंदरा हिल्स माउंट आबू में नहीं है, सरिस्का सवाई माधोपुर में नहीं है, अलवर में है, रणथंभौर करौली में नहीं है, सवाई माधोपुर में नहीं है, सवाई माधोपुर में है, और दोस्तों केवलादेव की लोकेशन भरतपुर में है। और इस दृष्टि से सही जवाब है भरतपुर, केवलादेव भरतपुर, ऑप्शन डी। देखिए कांस्टेबल में पूछा गया है और आपने थोड़ा सा देखा कि कॉलेज लेक्चर में बड़ा सरल सा प्रश्न पूछा, कौन सा राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? कॉलेज लेक्चरर आरएस के बराबर का एग्जाम है, काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ कांस्टेबल के लेवल में हम बात करें कि यहाँ कठिनाई का स्तर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दिया गया। आप ये ना देखें कि ये कांस्टेबल का है इस विषय में, इस टॉपिक के विषय में, ये कांस्टेबल का है, ये आरएस का है, ये पटवार का है। इन तमाम प्रश्नों को आप लोग तैयार करें। एक दावा बिल्कुल ये किया जा सकता है कि यदि इन संभावित प्रश्नों को, पिछली परीक्षाओं में आए हुए इन प्रश्नों को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर ऐसा कोई आयाम इस चैप्टर से नहीं बचेगा, इस टॉपिक से नहीं बच पाएगा जहां से आपका प्रश्न गलत हो पाए। बिल्कुल आप सभी प्रश्नों को ठीक ठीक कर पाएंगे। यहां अगला प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे, पटवार 2016 में पूछा गया। देखिए एक तरफ वन्यजीव अभयारण्य है और दूसरी तरफ उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन, उनसे संबंधित जिला पूछा गया। आप भी मेरे साथ चलें, आप बताएं कि बंद बारेठा की लोकेशन कहां है। देखिए ये कुछ अभयारण्य है और ये बार बार पूछे गए। दोस्तों यहां से एक दृष्टि लेने की कोशिश करें, एक समझ बनाने की कोशिश करें, बहुत सारे प्रश्न आपके सही होंगे। देखिए बंद बारेठा आप देखेंगे, आगे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे, ये चीजें बार बार पूछी गई हैं। आपको बहुत ज्यादा आपको स्मार्ट स्टडी की जरूरत है और मुझे लगता है कि ये जो वीडियो लेक्चर्स परिष्कार से आ रहे हैं, यहां से आपको एक स्पष्ट दृष्टि मिल पाएगी। आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन जितना पढ़ा है बड़े स्मार्ट तरीके से आप लोगों को तैयार करना है। देखिए बंद बारेठा बार बार पूछा गया और इसकी लोकेशन है भरतपुर में। उसके बाद है सीता माता, हम जानते हैं इसकी लोकेशन है प्रतापगढ़ में, और हमने डिस्कस किया था प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ को तोड़ करके बनाया गया। इसका कुछ क्षेत्र आज भी चित्तौड़गढ़ में मौजूद है। चूंकि प्रतापगढ़ यहां ऑप्शन में मौजूद नहीं है, इसलिए यहां इसका सही जवाब होगा सीता माता का चित्तौड़गढ़। नाहरगढ़ की लोकेशन जयपुर में, नाहरगढ़ में जयपुर में अरावली की पहाड़ियों पर इसकी लोकेशन है। और दोस्तों फुलवारी की नाल अभयारण्य की पोजीशन की लोकेशन है उदयपुर जिले में। आरएस प्री 2013 का प्रश्न है, राजस्थान के नक्शे में वन्यजीव अभयारण्यों की स्थिति 1, 2, 3 और 4 से दर्शाई गई है। देखिए वही प्रश्न है, वो पटवार में पूछा गया था और यहां इस प्रश्न को आरएस में पूछा गया। आरएस है, बड़े स्तर की परीक्षा है, कठिनाई का स्तर थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। अब जिले आपके सामने नहीं है, आप जिलों को रट करके काम नहीं चला सकते, इसलिए आपसे कहा गया था कि आप ज्योग्राफिकल लोकेशन पर थोड़ा सा गौर करेंगे। देखिए आपको इस 1, 2, 3, 4 की दृष्टि से इनको जमाना है, सही उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करनी है। अभयारण्य वही है, बंद बारेठा है, नाहरगढ़ है, सीता माता है और फुलवारी की नाल है। बस अब जिले नहीं है बल्कि जिलों की लोकेशन यहां आपको चिन्हित करनी है। दोस्तों हम जानते हैं ये जयपुर की लोकेशन है और जयपुर का नाहरगढ़ है, ये भरतपुर की लोकेशन है और भरतपुर में बंद बारेठा है। इसका मतलब 1 नंबर पर आएगा नाहरगढ़, 2 नंबर पर होगा बंद बारेठा। आप देखिए इन ऑप्शंस में यदि आप पहचान सकते हैं। और तीसरे नंबर पे ये लोकेशन है उदयपुर जिले की, उदयपुर में फुलवारी की नाल है, और ये लोकेशन है प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ की। बिल्कुल मालवा के पठार से जो सीमा बनती है, मध्य प्रदेश के साथ जो सीमा बनती है, ये वो क्षेत्र आ गया प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र। यहाँ सीता माता अभयारण्य है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं ये नंबर 1 पे
नाहरगढ़, नंबर 2 पर बंद बरेटा, नंबर 3 पर फुलवारी की नाल और नंबर 4 पर मौजूद है सीता माता अभयारण्य। दोस्तों इस दृष्टि से यहां सही जवाब है ऑप्शन सी। बीएड की परीक्षा 2009 में इस प्रश्न को पूछा गया, राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है। देखिए हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया, वो कौन से 2 जिले थे राष्ट्रीय मरु उद्यान। देखिए जोधपुर में नहीं है, जैसलमेर में है, यहां बाड़मेर में है लेकिन फिर जोधपुर में नहीं है, जोधपुर की वजह से गलत हुआ। दोस्तों यहां जैसलमेर में है लेकिन बीकानेर में नहीं है, और इस दृष्टि से आपको पता है इसका सही जवाब क्या है, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब था जैसलमेर और बाड़मेर, दोनों जिलों में राष्ट्रीय मरु उद्यान की लोकेशन है। 3100 वर्ग किलोमीटर में लगभग फैला हुआ है, राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। कांस्टेबल 2018 का प्रश्न है, राजस्थान में पक्षी प्रजातियों की सर्वाधिक विविधता कहां पाई जाती है। बस पक्षियों का नाम आए, पक्षियों के स्वर्ग की बात हो, पक्षियों की दृष्टि से प्रश्न पूछा जाए, दोस्तों आपका सही जवाब होगा केवलादेव, भरतपुर। आरएस में पूछा गया 2012 में, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये एक तरफ अभयारण्य है, दूसरी तरफ ये जिले हैं, आपको बताना है कौन से अभयारण्य का कनेक्शन किस जिले के साथ में है, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन कहां है। ठीक है, राष्ट्रीय मरु उद्यान की लोकेशन आप जानते हैं जैसलमेर में है, ताल छापर की लोकेशन चूरू में है, फुलवारी की नाल अभयारण्य उदयपुर में है, और देखिए फिर दोस्तों इन दोनों ने वापस अपने आप को रिपीट किया, बंद बरेटा की लोकेशन है भरतपुर में। देखिए राष्ट्रीय मरु उद्यान कई बार पूछा गया है, ताल छापर कई बार पूछा गया है, फुलवारी की नाल और बंद बरेटा बार बार अपने आप को रिपीट कर रहे हैं। थोड़ा सा यहां से आप दृष्टि लेने की कोशिश करेंगे। ये प्रश्न 2 बार पूछा गया, सेकंड ग्रेड में भी और कांस्टेबल में भी। सेकंड ग्रेड में काफी अच्छी प्रकृति के प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा कठिनाई का स्तर ज्यादा होता है, लेकिन देखिए यहां कांस्टेबल में भी पूछा गया है और सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभयारण्य काले हरिणों के लिए जाना जाता है। आपको पता है ताल छापर उसका सही जवाब है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखिए कुछ अभयारण्य हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है आरएस 2010 में पूछा गया, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य है, कौन से जिले में आपको बताना है, और सही जवाब है भरतपुर, केवलादेव। प्रश्न 14 फिर आरएस का प्रश्न है, सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित हैं। सिंह के लिए, हिरन के लिए, बाघ के लिए या भालू के लिए। हम जानते हैं कि इन दोनों अभयारण्यों में बाघ परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, टाइगर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी। घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभयारण्य है, कौन सा अभयारण्य है। यह थोड़ा सा वर्तनी की अशुद्धि है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। यह है सेकंड ग्रेड 2010 में इस प्रश्न को पूछा गया। हमने बात की थी घड़ियालों के लिए पूरे चंबल नदी के मार्ग को आरक्षित कर दिया गया, और वहां है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य। सही जवाब है ऑप्शन सी। कांस्टेबल का प्रश्न है वापस 2018 में, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण में बाधक है। फिर सामान्य समझ का प्रश्न है, कौन सा कार्य बाधक है वन्य जीवों की दृष्टि से। देखना आपको, एक एक ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। वनोन्मूलन करना निश्चित तौर से यह बाधक है। वन रोपण करना, वनों को आप लगाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे, यह बाधक नहीं है। इस प्रश्न की दृष्टि से यह ऑप्शन गलत है। अभयारण्यों की स्थापना करना वन और वन्य जीवों की दृष्टि से बाधक नहीं है बल्कि सहायक है, यह ऑप्शन भी, यह भी इसका जवाब नहीं होगा। राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करना यह भी सहायक है, बाधक नहीं है। बात किसकी हो रही है, बाधक की। यहां निगेटिव एलिमेंट कौन सा है, वनोन्मूलन करना, वनों का नाश करना, इससे वनों को भी खतरा होगा, वन्य जीवों को भी खतरा होगा। यहां सही जवाब है ऑप्शन ए। यह थर्ड ग्रेड एग्जाम आरपीएससी 2004 में पूछा गया प्रश्न है, शायद थर्ड ग्रेड का पहला रिटर्न एग्जाम था। राजस्थान का कौन सा अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा। अब देखिए दोस्तों, कैला देवी, ताल छापर, दर्रा और चंबल, 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। हम जानते हैं कि इन चारों में से कोई सा भी एक राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। चंबल अभयारण्य के साथ इस प्रश्न को जानबूझकर यहां शामिल किया गया है। चंबल अभयारण्य के साथ में राष्ट्रीय शब्द है लेकिन उसको नेशनल स्टेटस प्राप्त नहीं हुआ है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य है लेकिन वो राष्ट्रीय पार्क नहीं है। देखिए कौन सा अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। देखिए कैला देवी, हाँ बिल्कुल सही है प्रश्न। ये देखिए मुझसे भी एक गलती हुई, मैं दर्रा को फोकस कर रहा था, यहाँ सही जवाब है कैला देवी। माफ करें, ये थोड़ा सा कैला देवी को केवला देव समझ गया। ये मुझसे इस प्रश्न को पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हुई। यहाँ देखिए मैं पहले सही था,
चंबल में राष्ट्रीय शब्द है लेकिन वो राष्ट्रीय अभयारण्य नहीं है। केला देवी करौली में है। थोड़ा सा मुझे केला देवी से भ्रम हुआ, ये केवला देव की बात हो रही है और केवला देव निश्चित रूप से नेशनल पार्क है। थोड़ा सा अपने आप को दुरुस्त करेंगे। ताल छापर केवल अभयारण्य है, राष्ट्रीय पार्क नहीं है। दोस्तों इसी के साथ हम लोग देख रहे हैं दर्रा को थोड़ा सा देखेंगे। दर्रा का अधिकांश हिस्सा मुकुंदरा हिल्स में शामिल किया गया है और मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है। अब चूंकि मुकुंदरा हिल्स यहाँ ऑप्शन में मौजूद नहीं है, ऐसी स्थिति में चूंकि दर्रा का बड़ा हिस्सा मुकुंदरा हिल्स में शामिल है, यहां सही जवाब बनेगा दर्रा। आरएस प्री एग्जाम 2016 में इस प्रश्न को पूछा गया। राजस्थान की झील जो रामसर आर्द्र भूमि की सूची में है। चलिए आप स्वयं इस जवाब तक पहुंचने की कोशिश करें। इसका सही जवाब क्या होगा? जयसमंद, राजसमंद, सांभर और आना सागर। ये हमारे सामने एक कमेंट है, पार्वती गुलेरिया। राजस्थानी गांव सर परिष्कार का कोई जवाब नहीं। राजस्थानी गांव, ये कोई चैनल है इनका, ये राजस्थानी गांव के नाम से कह रहे हैं कि सर परिष्कार का कोई जवाब नहीं है। परिष्कार के ऑनलाइन वीडियो और कोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने परिष्कार का ऑनलाइन कोर्स खरीदा है जिससे मेरी पढ़ाई में 4 चांद लग गए हैं। धन्यवाद परिष्कार। जी हाँ दोस्तों, हमने बहुत लेट शुरू किया इसको, लेकिन कोई बात नहीं, यदि बहुत क्वालिटी का कंटेंट है तो उसका प्रसार बहुत जल्दी होगा। आप लोगों तक ये पहुंच रहा है और आप सही मूल्यांकन कर भी रहे हैं। आपको धन्यवाद और बहुत सारी अग्रिम शुभकामनाएं अपने कंपटीशन को क्रैक करने के लिए। चलिए बने रहिए हमारे साथ में। यहां इसका सही जवाब है सांभर। 2 हैं रामसर वेटलैंड्स। कौन से? एक केवलादेव घना पक्षी विहार और दूसरा सांभर झील क्षेत्र। दोस्तों प्रश्न संख्या 19 जो अंतिम प्रश्न है, घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यहां का मुख्य आकर्षण है। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2010 में इस प्रश्न को पूछा गया है। कुर्जा, साइबेरियन क्रेन, गोडावण और कोयल। और मुझे लगता है कि अब की बार आप सब लोग इसका सही जवाब देंगे। इसका सही जवाब है साइबेरियन क्रेन। तो दोस्तों ये चैप्टर को हमने काफी एंजॉय किया। मुझे लगता है कि बहुत लाभ आप इससे उठा पाएंगे और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आप पूरी मजबूती के साथ अपने आप को तैयार रखें। परिष्कार के साथ आप विशेष रूप से जुड़े रहें। निश्चित तौर पर आप बहुत सारा लाभ उठा पाएंगे, अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। हम फिर मिलेंगे। ये श्रृंखला यूं ही चलती रहेगी, वीडियो लेक्चर्स की, लाइव लेक्चर्स की। आप परिष्कार जो वर्ड ऐप है उसका भी उपयोग करें। ऑनलाइन कोर्सेज हैं हमारे, उनसे आप जुड़े रहने की कोशिश करें। निश्चित तौर पर आप देखिए कि प्रश्नों की प्रकृति के अनुसार आप एक समझ बना पाएंगे, कंटेंट को समझ पाएंगे। दोस्तों महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप 1100 पन्ने पेज पढ़ करके और 90 प्रश्न उसमें से कवर करें। यदि 400 पेज पढ़ करके आप 85 प्रश्न कवर कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि इस स्मार्ट स्टडी की ज़्यादा जरूरत है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने इन वीडियो लेक्चर्स को डिजाइन करने की कोशिश की है। एक सूचना वापस मैं आपके सामने रिपीट करूंगा इसको। ये राघव सर कल शाम 5 बजे आपके सामने प्रस्तुत होंगे और उनका होगा रीट में मेरिट कैसे बनेगी, इसको लेकर के। रीट के जो लोग अभ्यर्थी हैं वो लोग कल बिल्कुल तैयार रहें, राघव सर के साथ में जुड़ने की कोशिश करें। इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं आपसे। नमस्कार, धन्यवाद।